ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को हम उतना पढ़ें जितना जरूरी है, सारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस रखेंगे हमारा मई वाला जो एग्जाम है उसके ऊपर। उसको रखते हुए पहली बात तो मैं हटा देता हूँ, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, इससे पिछले वाले अटेम्प्ट में आया था गवर्नमेंट ऑडिट का। तो ऐसा कोई बोले कि गवर्नमेंट ऑडिट से दोबारा क्वेश्चन नहीं आता, आपके सामने है। ठीक है, आ जाता है। पहले स्टोर्स एंड इन्वेंट्री आया, फिर कौन सा आ गया, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन वाला जो पहला वाला पॉइंट आता है, वो वाला पेपर के अंदर आ गया। ठीक है, तो जो हम लोगों को थोड़ा सा टेढ़ा सा भी लगता था आंसर, वो आईसीआई ऑलरेडी पूछ लिया, वो थोड़ा सा अच्छा पार्ट भी है, तो खत्म हो गया। आईसीआई ने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया ये वाला क्वेश्चन। तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो हमारा था किसके अंदर, अभी वाले के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज भी खत्म हो चुकी है। तो अब इसको हमने क्या करना है, अवॉइड करना है फॉर द टाइम भी, ये नहीं हम ध्यान देंगे इसके ऊपर। तो अब क्या हुआ है, अब इससे मेरा काम थोड़ा सा और आसान हो गया। क्यों, मेरी प्रिडिक्ट जो मेरा एरिया था जिसमें मुझे पढ़ना है, वो इन्होंने खुद ही छोटा करके मुझे बता दिया, हम किस में से पूछेंगे। अगर तुझसे गवर्नमेंट ऑडिट ही पूछने का मन है, जिसका मेरे को पक्का पता है कि या तो एमसीक्यू आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, पर फिर भी मैं कराऊंगा तुम्हें। चलो अब सर, इसके अंदर कौन कौन सी बात है काम की जो तुम्हें बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। सर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर पैसा जाता है सारा का सारा, वो वाले बंदे बनते हैं। हम जल्दी से शुरू कर रहे हैं इसको। सर, इसके अंदर क्या क्या आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है, एमसीयू के हिसाब से सुनते जाना। हाँ, एक और अच्छा पॉइंट बताता हूँ आपको। मैंने कल पूरा दिन, 2-3 दिन से मैं लगा हुआ हूँ, और मैं सारे के सारे पॉइंट्स कोलेट कर लिए हैं मैंने, जितने भी चैप्टर्स के अंदर जो ऑन द फेस एमसीक्यू बनते हैं, उसको मैं एक शीट के अंदर लेके आ रहा हूँ। 3 से 4 शीट्स बनेंगी पीडीएफ की, मतलब 3 से 4 शीट, मतलब 3 से 4 पेजेस बनेंगे पीडीएफ के। एंड सारे के सारे, कोई भी इधर उधर का पॉइंट जिसमें कोई लिमिट है, कुछ है, ये है वो है, जहां एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, वो सारा का सारा मैंने उन 4 पेजेस के अंदर डाल दिया है ऑन द फेस ऑफ इट। ऐसे नहीं बोलूंगा कि नरेटिव रिकॉर्ड के अंदर की लाइन को मैंने निकाल सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंसेप्चुअल है तो कंसेप्चुअल पढ़ते हुए आपका वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्चुअल के अलावा है, जैसे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको एमसीक्यू आ सकते हैं, वो सारे मैंने कोलेट करके 4 से 5 पेजेस की शीट में मेरी तरफ से वो कवर हो जाना चाहिए। देर आर सर्टेन गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना। तो नंबर अच्छा है, उसका बड़ा नंबर है, लेकिन हाँ, उससे क्या है, आप एक रीड करेंगे अगर आप, तो आप सफिशिएंट है, आपको पेपर में नहीं भूलेगा, क्योंकि एमसीक्यू आता है सीधा क्लिक हो जाता है। तो वो 4 से 5 शीट्स पढ़े बिना बस जाना मत, जब भी तुम्हें मौका मिले पढ़ लेना उसको, ठीक है ना। तो अराउंड 50, 60, 70 पॉइंट्स उसके अंदर होंगे, ठीक है, जो सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे एंटायर ऑडिट के। चलो, चलते हैं जी आगे। सर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या आता है, जल्दी से, सारे सारे के सारे रेवेन्यूज जितना भी रिसीव होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, वो सब आ जाता है। कोई भी लोन अगर आपने ले रखा है, अगर उसने आपकी रीपेमेंट वगैरह कर रखी है और उसके अगेंस्ट आपको कोई प्रिंसिपल रिसीव वगैरह हो रहा है, वापस पैसा अंदर आ रहा है कोई इंटरेस्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो वो सारा का सारा किसका पार्ट बनता है सर, हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनता है। कौन गवर्न करता है इसको, आर्टिकल 266। एक आर्टिकल याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 3 और पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑडिट में, टोटल 4 याद रखने। 266 यहाँ से याद रखेंगे, 149, 150, 151 आगे याद रखेंगे। बढ़िया जी। सर, उसके अलावा अकाउंट सारे के सारे जो भी होते हैं वो किसके पास जाते हैं, सिक्योरिटी होने के लिए सर आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास भेजने पड़ते हैं, जो सारे के सारे अकाउंट्स का अप्रोप्रिएशन चेक करती है कि वहां से निकला हुआ पैसा सही तरीके से इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। बात खत्म यहाँ पे। सर, उसके बाद सर गवर्नमेंट रन करता है अपना बिजनेस प्रॉपरली, लेकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एग्जांपल हमारे सामने एसबीआई का जो बैंक है, वो प्राइवेटली तरीके से रन हो रहा है, सॉरी, लेकिन वो किसको कौन कर रहा है, उसको सरकार कर रही है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आ गई, सेल आ गई, सारे सारे एग्जांपल है सर। और किसी नॉन कमर्शियल, देखो इसके ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे इसलिए मार्क करके चलना कि आपको पेपर के अंदर कुछ नहीं पता, अगर उनके पास कोई अच्छा क्वेश्चन बनाने को नहीं है, फालतू क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आता है कि कमर्शियल ऑडिट किस तरीके से सरकार के अंदर आता है, तो आपने ये बताना है। और आता है कि नॉन कमर्शियल ऑडिट सरकार किस तरीके से करती है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में घुस के, तो सर वो एम्स के थ्रू, ठीक है ना, आईआईटी, जो आईआईटी इंस्टीट्यूट्स वगैरह बने, इनके थ्रू में अपना नॉन कमर्शियल बिजनेस करती है। ठीक है, इस तरीके से सरकार अंदर है। फिर क्या याद रखना है सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्या नहीं भूलेंगे सर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है यूएन हैंडबुक से, क्या सर, डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑडिट जल्दी से, क्या सर, पोजी एग्जामिनेशन ऑफ फाओ ऑफ पब्लिक एंटिटी, याद रखेंगे मेरे साथ जल्दी से, ऊंचा ऊंचा बोलेंगे वहां पे, सुनना चाहिए सबको, तुम रिवाइज कर रहे हो। पोजी एग्जामिनेशन ऑफ फाओ ऑफ पब्लिक एंटिटी। पोजी का मतलब क्या था सर, पी से क्या था, प्रोफेशनल, ओ से ऑब्जेक्टिव, एस से सिस्टमेटिक, आई से इंडिपेंडेंट। इन 4 तरीके की एग्जामिनेशन होती है। और फाओ फाओ का मतलब क्या था, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस। तो पोजी एग्जामिनेशन की जाती है फाओ की, ऑफ किसकी, कौन किसकी होती है, पब्लिक एंटिटी की। उसके बाद क्या होता है, सो सब्सिक्वेंटली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इनकट, तो पहले करेंगे या बाद में करते हैं एक्सपेरिमेंट होने, एक्सपेंडिचर होने के, सर बाद में करते हैं। तो जब सब्सिक्वेंटली वो लोग अपना एक्सपेंडिचर कर चुके होते हैं सीएफआई में से, उस टाइम के लिए उनका पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस। अब आगे क्या, पहले 4 पॉइंट को याद रखा ऐसे, अगले 4 पॉइंट को कैसे याद रखेंगे, पर्पस से। पर्पस होता है ई एंड बी करना, ई एंड बी का मतलब इवेल्युएट एंड वेरीफाई करना। क्या, रिपोर्ट को, पहले तो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी, रिपोर्ट के अंदर क्या लगते हैं, हमेशा याद रखना, एक
एक्स्ट्रा चीजें लगती है गवर्नमेंट ऑडिट में, क्या? एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स, बाकी कहीं नहीं आता, यहाँ पे आता है। एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स लगाने पड़ते हैं आपको प्रॉपर तरीके से कि आपकी ऑडिट की फाइंडिंग्स क्या आई और आपने क्या कंक्लूड करा। उसको के बाद में आपको एक्स्ट्रा क्या देनी पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि सीएनडीजी का काम है इसको इंप्रूव करवाना, तो सर हमारा काम होता है इसके ऊपर देनी क्या, हमारे को एग्जामिनेशन देनी है। तो बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल करता है वो कौन होता है? सीएनडीजी। और उसका काम है रिकमेंडेशन देना। क्या और कुछ भी देता है? बिल्कुल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पूरा का पूरा तो देगा ही देगा, एग्जामिनेशन उसने करी है, साथ में अपना ओपिनियन भी दे देगा वो कि उन्हें फेयरली प्रेजेंट करा है या नहीं करा है। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको पार्ट्स में तोड़ तोड़ के याद रखनी है और लिखते हुए एक फ्लो के अंदर लिख देनी है। पहले 4 पॉइंट कौन से थे सर? पोजी एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक एंटिटी, जो सब्सिक्वेंटली कब होगा? आफ्टर देयर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन होने के बाद में पर्पस चेक किया जाएगा कि आपने सही तरीके से इवेल्युएट करा, वेरीफाई करा, रिपोर्ट प्रोवाइड करी विद एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स दिए, फाइंडिंग्स दिए और अपने कंक्लूजंस दिए, साथ में अपने रिकमेंडेशंस दिए, जिसके साथ में आपने क्या कर दिया कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्या किया? एग्जामिन किया है और उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन आपने क्या किया? फेयरली प्रेजेंट कर दिया है। बात यहां पे हो जाती है खत्म। ठीक है सर जी। सर इसके अंदर 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल आते हैं। अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड्स आ गया, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गया और लास्ट में हमारा बेसिस फॉर द करेक्टिव एक्शन आ गया। तो छोटी छोटी बातें तीनों याद रहनी रखनी है आपको। अब देखो मैं बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन आ लिया है, तंग करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो फालतू का क्वेश्चन आएगा, जो फालतू का क्वेश्चन जो पता होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ठीक है चलो। सर उसके ऊपर सी एंड एजी करता है, किसके साथ में जुड़ के करता है? एजेंसी है उसके साथ में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, आईएएडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ है? हाँ एमसीक्यू पॉइंट है छोटा सा सर, अगर किसी को रिमूव लेके आता है तो कौन लेके आता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करवाता है सी एंड एजी को, तो निकालना आसान है? बिल्कुल नहीं है। रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होगा? मोर देन और इक्वल्स टू 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड वोटिंग, कम से कम 2/3 से ज्यादा के लोग लगेंगे, मतलब 66.67 ज्यादा से परसेंटेज के लोग चाहिए किसी को निकालने के लिए। टेन्योर कितना रहता है उसका? कहीं नहीं लिखा हुआ, जो पूरा का पूरा एक्ट बनाए इसमें रूल्स में लिखा हुआ है, इसको जाके पढ़ लेना, पता चल जाएगा। सीएजी डीपीसी एक्ट 1971, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, नाम याद रखना पड़ेगा सर, रख लोगे तो अच्छा है, यूज नहीं होता वैसे आंसर में। ठीक है। ठीक है सर जी। सर 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं, 149, 150, 151 एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 149 में क्या आता है? अबाउट द सीएनडीजी ड्यूटी एंड पावर के बारे में, ड्यूटी एंड पावर को बताने के लिए कौन बना है? 149 बना है। अकाउंट्स बुक्स कैसे रहेंगी सीएनजी को, कैसी चाहिए, इसको बताने के लिए आर्टिकल 150 बना है। और 151 बना है कि आपने ए ऑडिटर मेरे लिए बने कि तुझे रिपोर्ट कैसे करनी है, प्रॉपर तरीके से सबमिट कैसे करनी है, किसको, जो तू पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के देगा, प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को, अगर स्टेट के या सेंट्रल के डिपेंड करता है, वो तूने कैसे रिपोर्ट करनी है, इसके लिए 151 बना है। तो ये 3 आपको आर्टिकल्स बने हैं जो अपने अपने काम करने को आपको बताते हैं। ठीक है सर जी बिल्कुल। सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है मेरी तरफ से? इसमें प्रॉपर्टी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक 143(5), 143(6), 143(7), बस मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा अभी भी पूछना है इसमें से कुछ तो, उसके अलावा मेरे लिए सब नॉन इंपॉर्टेंट है। नॉन इंपॉर्टेंट की भी मैं कैटेगरी कर रहा हूं, उसलिए पढ़ा रहा हूं आपको। कैसे सर? ड्यूटीज मेरे लिए फिर से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्यूटीज एंड पावर्स को पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से। सर ड्यूटीज क्या होती है उसकी? सिंपल है, कंपाइल एंड सबमिट करने हैं उसको अकाउंट्स ऑफ यूनियन। किसकी ड्यूटी? सर सीएनडीजी की। सीएनडीजी को बोला हुआ है भाई, है ना, हमें नहीं आता होता अकाउंट्स के बारे में कुछ भी करना, तू ही करता धरता, तू ही करता धरता का मतलब क्या? तू ही आएगा, तू ही कंपाइल करेगा, तू ही सबमिट करेगा, तू ही चेक करेगा, तू ही रिपोर्ट करवाएगा, बात ही खत्म। तो कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स, 2 नाम याद रखने, इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं। इनिशियल का मतलब होता है बेसिक बेसिक काम, कैश बुक बनाना, वाउचर वगैरह बनाना, और सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? उसकी एंट्री जनरल लेजर वगैरह में करना, रजिस्टर में मेंटेन करना। ये दोनों काम किसको कंपाइल एंड सबमिट करने हैं सर? सीएनडीजी को, उसका काम हो गया। दूसरा सर जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट, क्या याद रखनी है उसको? प्रॉपर की मुझे ऑडिट करना है, सब एक्सपेंडिचर आने चाहिए, सब ट्रांजेक्शन आने चाहिए, और सारी की सारी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आना चाहिए। तो मतलब ऑल, किस वर्ड पे फोकस करना है सर? ऑल। ऑल एक्सपेंडिचर, ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी है, ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है? रिपोर्ट करना है। तो उसको सब कुछ क्या करना होता है? लेके चलना होता है, कुछ भी मिस नहीं करना। कंप्लीटनेस वाली दर्शन लगती है यहाँ पे। ठीक है सर। सर फिर ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है, उसको क्या करना है? सारे के सारे ऑडिट करना है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का, और वो वाले में उसको बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्या चेक करना है सर? ये वाला पॉइंट रिपीट भी होता है, आप बाद में बोलोगे ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट सर 2 बार आता है, बिल्कुल आता है। तो ऊपर उसका फोकस क्या है यहाँ पे बताते हुए कि भाई जब भी वो यहाँ पे वो बेसिकली एक्सपेंडिचर की ज्यादा बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर के टाइम पे ध्यान रखना कि सरकार जिन लोगों पे खर्चा करती है, मतलब किस फॉर्म में, ग्रांट और लोन की फॉर्म में, वो वाले लोग ढूंढ लेना ध्यान से जिन लोगों को सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रखा है, क्योंकि वो लोगों का ऑडिट ना प्राइवेट ऑडिटर के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? सी एंड एजी के पास जाएगा। सी एंड एजी में कौन सा ऑडिट जाता है? हमेशा जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड गवर्नमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दूसरे वाली का तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ऑडिट किया जाता है।
जैसे एग्जांपल एम्स, एम्स को 80% फंडिंग किससे जाती है? सरकार से जाती है, सब्सटेंशियली फाइनेंस होगी। या फिर दूसरी वाली कौन सी वाली है? या फिर आईओए, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, उसको भी 80% फंडिंग किससे जाती है? सी एंड एजी से जाती है। सर यहाँ पे याद रखने का एक छोटा सा पॉइंट क्या है, आपने मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस जब भी निकालना होगा तो आपने ध्यान रखना है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में इज नॉट लेट देन रुपीज 25 लाख, 25 लाख से कम की ना हो, एंड द अमाउंट ऑफ सच लोन और ग्रांट इज नॉट लेस देन 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी अथॉरिटी। मतलब जो भी बॉडी को आप पैसा दे रहे हो उसका कहीं ना कहीं 75% या उससे ज्यादा का पैसा आपने एज अ ग्रांट की फॉर्म में उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है। तो आप किसी के अंदर 80% क्या करके बैठे हो, ग्रांट लोन देके बैठे हो, तो किसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई? सरकार की ऑर्गेनाइजेशन हुई। और वो लोन कितने अमाउंट से ऊपर का होना चाहिए? 25 लाख से ऊपर का होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो आप उसको क्या मान लोगे? सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बना दोगे और वो सरकार में सी एंड एजी के अंदर ऑडिट करवाने आ जाएगी। ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन, इसमें क्या है कि आपने कोई भी ग्रांट और लोन दिया, आपने प्रॉपर तरीके से देखना है कि भाई जो प्रोसीजर आप लोगों ने यूज करा है वो सेटिस्फाई करना चाहिए उस पर्पस को जिस पर्पस के लिए आपने ग्रांट दी है। और ग्रांट पता कैसे चलेगी कि सही पर्पस से यूज हो रही है? आपके पास एक्सेस होना चाहिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इतना पढ़ के आपने बस लाइन बनानी आनी चाहिए। प्रोसीजर सही तरीके से फॉर्म करना है, आपने सिक्रूटनाइज करना है कि जिस पर्पस के लिए आपने दी थी वो पर्पस सेटिस्फाई हो रहा हो, और उस पर्पस को चेक करने के लिए आपको एक्सेस लगेगा इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बढ़िया जी। ऑडिट ऑफ रिसीट्स, रिसीट्स के अंदर क्या आएगा? आपने देखना है प्रॉपर प्रोसीजर एएसपी करता हुआ मिलना चाहिए। सही तरीके से आपने सारी की सारी चीजें असेस कर ली हैं, कलेक्ट कर ली हैं एंड प्रॉपर एलोकेट कर ली है रेवेन्यू के अंदर। इसका मतलब है आपने फुली तरीके से रिसीट को क्या कर लिया होगा? बुक कर लिया होगा। मुझे बस इतना सा देखना है। ठीक है, बढ़िया जी। लास्ट में फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी आ चुका है, पिछले 25 वाले अटेम्प्ट में सितंबर या मई में आया था। तो इसकी बात भी करते हैं, सारे के सारे जितने भी ऑडिट एंड इन्वेंटरी के स्टोर्स वगैरह बड़े हैं सरकार के, वो सारे के सारे भी किसके अंदर आते हैं? मेरी ड्यूटी के अंदर आते हैं, सीएनडीजी की ड्यूटी के अंदर आते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन भी सरकार की किसी सीएनडीजी की ड्यूटी के अंदर आती हैं। क्या बात क्लियर है? यस सर, चढ़िए जी। तो ऑडिटर का काम है ऑडिट रिपोर्ट देना, प्लस डीएआई, डीएआई से क्या पढ़ा था हमने? डायरेक्शंस, एक्शंस, उसके बेसिस पे लिए हुए एक्शंस और इंपैक्ट। कौन सा वाला सेक्शन बताता है? ये 145 वाला सेक्शन, 143(5) नीचे पढ़ेंगे हम उसको। ये पूरा का पूरा काम क्या करवाना है? हमारे को प्रॉपर तरीके से करवाना है जो गवर्नमेंट ऑडिट के केस में लगता है, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, सॉरी। ठीक है, चलो जी, ये छोटा सा पॉइंट था, खत्म हो गया। कोई भी 4 से 5 आपको क्या पता होनी चाहिए? ड्यूटीज पता होनी चाहिए, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। पावर एंड सी एजी बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन अच्छा लगता है मुझे जो आ सकता है वो है ये वाला, पावर्स ऑफ सी एंड एजी क्या होता है? क्या मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ कोई भी ऑफिस कहीं भी? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी जगह पे मंगवा सकता हूँ? जहां मैं अभी खड़ा हूँ प्रेजेंट लोकेशन वहां पे भी बिल्कुल मंगवा सकता हूँ। क्या मैं कोई भी क्वेश्चनियर वगैरह दे सकता हूँ इनको ऑब्जर्वेशन का? जो भी पर्सन इंचार्ज होगा उसे बुला सकता हूँ मेरे इन्फॉर्मेशन देने के लिए? बिल्कुल, उसे आना ही आना पड़ेगा। और मेरे पास पावर, एक बहुत अल्टीमेट पावर है, क्या मैं डिस्पेंस ऑफ भी कर सकता हूँ? मान लो मुझे किसी प्रोसीजर को चेक करने की जरूरत लग नहीं रही है, चाहे मेरे को लिखा भी है कहीं भी, मैं फिर भी उसे क्या कर सकता हूँ? डिस्पेंस ऑफ कर सकता हूँ। ये मेरे पास ड्यूटी है। किसी भी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर को लेके मुझे लगता है यहाँ पे प्रोसीजर किसी काम का नहीं होगा तो मैं नहीं लगाऊंगा, कोई मुझे सवाल नहीं पूछेगा इसके ऊपर, बात ही खत्म। सर एक्सपेंडिचर ऑडिट के अंदर 5 तरीके के ऑडिटर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर होता है, पहले रूल्स एंड ऑर्डर बनते हैं, उसमें बनाए जाते हैं रूल की सैंक्शन कितना किया जाएगा, कौन करेगा, अथॉरिटी किस पे होगी। फिर प्रोविजन बनाई जाएगी, किससे ज्यादा फंड नहीं देना है, दे दिया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फिर प्रॉपर्टी चेक की जाएगी कि जितने आपको प्रोविजन मिली थी आपने उसके हिसाब से सारा फंड यूज किया या नहीं किया। और लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि आपने इतनी सारी फंडिंग तो ले ली, क्या आपने रिजल्ट ऑब्जेक्टिव अचीव किए या नहीं किए। इसमें से सर ये वाला आ चुका है तो इसको मारते हैं गोली, नीचे चलते हैं। ऑडिट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन क्या बन सकता है अपने आप में? 4 नंबर का बिल्कुल नहीं बन सकता सर। क्या याद रखनी है? दो बातें, जनरल सैंक्शन होती है और स्पेशल सैंक्शन होती है, और प्रॉपर अथॉरिटी देखनी होती है कि सही अथॉरिटी ने सही सैंक्शन दिया या नहीं दिया। यही दो यहाँ पे वर्ड है सिर्फ जो यूज हो रहे हैं, और आपने कुछ भी यहाँ पे याद नहीं रखना है, सिंपल सा। उसके बाद सर तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। सिंपल सी बात है कि सर जो भी आपने अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर करा है वो आपके अप्रोप्रिएशन या प्रोविजन से क्या रहना चाहिए? हमेशा कम रहना चाहिए या उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जितनी की आपने प्रोविजन बनाई है उससे कम की फंडिंग में आपको क्या करना होता है? कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सरकार का प्रोजेक्ट है उसे आपको खत्म करना पड़ेगा। क्या इससे बन सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं बन सकता। या तो आएगा पांचों एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स बता दो, तो आपने पांचों नाम लिख देने और एक एक लाइन करके एक्सप्लेन कर देना, उसके लिए इसकी एक लाइन पढ़ लेना रूल्स एंड ऑर्डर वाली, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं आया तो इन तीनों पे नहीं आ सकता, किस पे आ सकता है? बस इन दो पे आ सकता है, प्रोप्राइटी ऑडिट पे और परफॉर्मेंस ऑडिट पे। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, इंपॉर्टेंट नंबर 2। अब तक पावर सबसे इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट नंबर 2 आता है ये वाला। सर प्रोपराइटी ऑडिट, प्रोपराइटी ऑडिट के केस में आपको क्या क्या वर्ड्स लिख के आने जो वो ढूंढेगा और टिक टिक मारता रहेगा कि वो ऑडिटर ट्राई करता है ऐसी चीजें लेके आने की बाहर, ट्राई आउट, कौन से वाले केसेस, ऐसे केसेस को बाहर लेके आना है जहां पे तुझे लगे इन्होंने इम्प्रॉपर करा है, अवॉइडेबल करा है, इनफेक्टिव एक्सपेंडिचर करा है, जिसको क्या करा जा सकता था? बचाया जा सकता था। जो किसके अगेंस्ट है? इन कंफर्मिटी विद एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस का तेरे को लगता है सही तरीके से, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पास हो गए, याद रखना, ध्यान से समझना। आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला जो पहला वाला पॉइंट है ऑर्डर वाला, इसको भी ध्यान में रखा, सब कुछ इसके हिसाब से करा, करा, सैंक्शन करवाई, करवाई, उसके बाद प्रोविजन से कम रखा, रखा। लेकिन इन तीनों को करने के बाद भी जो चीज करी है वो आपने, वो जरूरी ही नहीं थी करनी, फिर क्यों करी?
आप ये प्रूव करो मैंने तो रूल्स एंड ऑर्डर में रखे करा है यार, मैंने तो क्या लिया है, पूरी पूरी सैंक्शन वगैरह लिया, कोई मैटर नहीं करता। आपको क्या ध्यान रखना था कि वो इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल है, इनफेक्टिव नहीं होना चाहिए एक्सपेंडिचर। अगर आपने वो करा है, इवन इफ रूल्स एंड ऑर्डर में लेके करा है, इसे गलत माना जाएगा। अ ट्रांजेक्शन मस्ट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेटरी वगैरह सब कुछ करनी चाहिए, फिर भी जाके वो क्या हो सकती है, हाईली वेस्टफुल हो सकती है। ये आपको पॉइंट नंबर 2 यहां पे लिख के आना चाहिए पेपर के अंदर, कि हो सकता है उन्होंने ऊपर के तीनों रूल्स को फॉलो किया हो, लेकिन फिर भी अगर वो हाईली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है तो उसको गलत ही माना जाएगा। वो प्रोप्राइटी ऑडिट में ढूंढने का काम किस्सा है, हमारे C&AG का है। ये दो बातें आपने यहां पे लिख दी, आपको फ्रेमवर्क मिल गया, बाकी यहां पे शुरू कर दो। क्या एक्सपेंडिचर जो भी आपने करा है वो फॉलोइंग प्रिंसिपल के हिसाब से होना चाहिए। पहला, वो एक्सपेंडिचर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट अ प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड, ओकेजन डिमांड से ज्यादा का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। और उसको करते हुए आपको सेम लेवल ऑफ विजिलेंस, वर्ड ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, लिख के आने पड़ेंगे। नॉट मोर देन प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड, नंबर 1। दूसरा, सेम लेवल ऑफ विजिलेंस को आपने क्या करना था, एक्सरसाइज करना था, जो एक ऑर्डिनरी बंदा ऑर्डिनरी प्रूडेंस रखते हुए करता है जब उसके अपने मनी की बात आती है, ऑफिस ओन मनी। ऐसे बस ये दो वर्ड्स को मिला के अपनी लाइन बना देना, सिंपल रट्टा मारने की जरूरत इसकी नहीं है। पहला। दूसरा, कोई भी अथॉरिटी को जो भी खर्चा करवाना है वो अपनी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपनी एडवांटेज के लिए नहीं करवाना है। पब्लिक मनी को आपने क्या नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यूज नहीं करना है। और अगर आपने उसे यूज करना भी है तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है जो आप खर्चा कर रहे हो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेगा, तब अलाउड है। दूसरा वाला, अगर आपको लगता है कि अगर आपने जो भी है कि अगर उसके अगेंस्ट आपको क्लेम देना ही पड़ जाएगा जब वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, तो बेटर है उस खर्चे को आप तभी कर लो। आपको पता है अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में गया तो मैं उस चीज को क्या नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लेम नहीं ले पाऊंगा, क्लेम देना ही पड़ेगा। जैसे पेंशन वगैरह, अगर आपको पेंशन देनी है, बंदा कोर्ट में जाके मांगेगा सर मेरी पेंशन बनती, तो सरकार मना तो करेगी नहीं, तो बेटर है ना आप ही दे दो, कुछ नहीं रोका आपको। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको लगता है किसी ना किसी पॉलिसी और कस्टम को लेके किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है, 26 जनवरी को परेड जाएगी ही जाएगी, सरकार को पता है ये हमारा CFI में से पैसा जाने वाला है भाई, परेड के ऊपर खर्चा बट करना पड़ेगा यार, दिस इज पॉलिसी और कस्टम, आपको स्पेंड इट, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में, अगर जो भी हमारी क्या होती है, कोई भी अलाउंसेस वगैरह अगर आप करते हो, कोई ट्रैवलिंग वगैरह अलाउंस वाला, मोदी जी जाते हैं इतनी जगह पे घूमते हैं, जहाज से उतरते हैं, ठीक है ना, वो सारे खर्चे भी क्या है, कहीं ना कहीं अलाउड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कहीं ना कहीं अलाउड होते हैं। ये चार खर्चा के, ये 4 नंबर का अपने आप में इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहां भी आ सकता है। जो प्रोप्राइटी ऑडिट पढ़ेगा बच्चा वो पूरा पढ़ेगा, ठीक है, आधा अधूरा नहीं पढ़ने का, पूरा पढ़ने का। ठीक है, ठीक है सर, 3 पॉइंट ऐसे याद रखने हैं, 4 पॉइंट इसके याद रखने हैं, और 2 पॉइंट इसके यहां से याद रखने हैं, तब जाके आपका प्रोप्राइटी ऑडिट कंप्लीट होता है। अब नहीं आ सकता नंबर ऐसा कहीं जो छूट जाए। ठीक है जी, ठीक है सर। उसके बाद लास्ट वाला, परफॉर्मेंस ऑडिट, दिस इज इंपॉर्टेंट 3 इन गवर्नमेंट ऑडिट। चलो जी, इंपॉर्टेंट 3 क्या सर, परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसको क्या बोला जाता है, ईईई ऑडिट के नाम से ही बोला जाता है, परफॉर्मेंस ऑडिट के नाम से ही बोल दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, और फुल स्कोप ऑडिट के नाम से भी बोल दिया जा सकता है। मुझे नहीं पता किस नाम से आएगा, तीनों नाम से आ सकता है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है, ऑडिट क्या है कि ऑडिट को आपको एक्सटेंड करना है टू कवर 3 चीजें कवर करनी है आपको, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तीनों को एक्सप्लेन कर दोगे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आपको सारी चीजों को इकोनॉमिकली करना होता है, एफिशिएंसी में इकोनॉमिकली तो जुड़ते जुड़ते तभी वो एफिशिएंट होंगी। एंड साथ में गिवन करने चाहिए उसको क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आपको देखना है कि वो इकोनॉमिकली आपने हैंडल भी कर लिया और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ भी गए जो आपको चाहिए थे। मतलब कि आपने कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट जनरेट कर लेना, आपका इनपुट लगा कम, आपने रिसोर्सेज लगाए कम, लेकिन आपने आउटपुट जनरेट कर लिया ज्यादा, इसे बोला जाता है एक ऑडिट को एफिशिएंटली ऑडिट करना। दूसरा, इकोनॉमी ऑडिट, बहुत सिंपल है कि आपने अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया, और 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, FHP, फाइनेंशियल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज। इन 3 रिसोर्सेज का बढ़िया तरीके से यूज करना, और बढ़िया तरीके से और अगर आप रिसोर्सेज को यूज करते हो तो ध्यान रखना प्रॉपर सैंक्शनिंग आपको लेनी पड़ती है, आप ऐसे ही किसी का रिसोर्स उठा के यूज नहीं कर सकते, सैंक्शनिंग होनी चाहिए उसकी, और बढ़िया उसका यूज होना चाहिए। इसका मतलब है आपने इकोनॉमिकली चीजों को बढ़िया हैंडल करा है। लास्ट आता है सर इफेक्टिवनेस ऑडिट। इफेक्टिवनेस का एक ही मतलब होता है, रिजल्ट का आना, ऑब्जेक्टिव का अचीव होना। तो आपने देखना है कि जो भी आपके परफॉर्मेंस आई, आपके प्रोग्राम्स की, आपकी स्कीम्स की, आपके प्रोजेक्ट की, PSP बोलते हैं इसको, प्रोग्राम स्कीम्स, और कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह या पॉलिसीज जो भी सरकार ने बनाई है, उनका ऑब्जेक्टिव, जो ओवरऑल टारगेटेड ऑब्जेक्टिव जो है, वो सही तरीके से अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये हमें चेक करना होता है। मतलब टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, इसे बोला जाता है इफेक्टिवनेस ऑडिट। अब इन तीनों ऑडिट को ये क्या करता है, फालतू में एक नया क्वेश्चन बनाने के लिए इसके अंदर से एक और टर्म डाल दी, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। कुछ नया नहीं है, ऊपर वाली बातों को ही मिक्स करके लिखना है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सिर्फ कि प्रोसीजर क्या होता है फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। सर परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, कब सरकार को लगता है कैसे करना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, पहले आइडेंटिफाई करो टॉपिक,
कि भाई करना क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट, और टॉपिक किस में होता है, पीएसपी में से क्या आता है, टॉपिक आता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, आपने कोई स्कीम करनी है, आपने कोई प्रोग्राम करना है। पहले तो ये बताओ, टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बेसिस पे करो प्रीलिमिनरी स्टडी। सर हमने ये प्रोजेक्ट करना है, उसकी स्टडी की जाएगी, फिर उसकी प्लानिंग की जाएगी, फिर उसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी, फिर उसकी रिपोर्ट करके तैयार हो जाएगी। तो पहले पीएसपी बताओ ये क्या है, उसके बेसिस पे स्टडी करवाओ, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, रिपोर्ट कर दो। दिस इज द प्रोसीजर जो अपने आप में 4 नंबर का पेपर में आ सकता है। इसे बोला जाता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, तो बाकी सारी बातें आपने एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस में सेम लिखनी है जो होती है। यहां तक बता दो, क्लियर है, जल्दी से। I3 तक डन, डन 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 डन। सबको सबको जो जो देखो, अगर आप एक बार भी पढ़ चुके हो तो आपको थोड़ा बहुत क्लिक करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा तो मुझे लगता है फिर क्लिक करेगा, फिर नहीं कर रहा है तो कहीं प्रॉब्लम है। सर दूसरा क्वेश्चन क्या आपको लगता है आ सकता है? हाँ आ सकता है, थोड़ा सा मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मैं चला जाऊंगा इसके अंदर भी। ऑडिट देखो मैं और एरिया में छोड़ दूंगा, पीछे वाले अदर वाले टॉपिक्स को मैं कम कर सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो सर ऑडिट ऑफ रिसीट्स, सर रिसीट्स की बात आती है तो हमने जो ऊपर बात करी थी, जो सरकार रिसीट्स देती है, जो रिसीट्स आती है सरकार के पास, सर उसको चेक करने का काम। तो हमने बोला बिल्कुल, आपको सिंपल सिंपल क्या चेक करना है, ध्यान से याद करना, ARC AC, ये दो बातें याद रखनी है। ARC नहीं भी याद रहेगा तो सिंपल समझ लो कि सर जो भी सरकार के पास रेवेन्यू आता है, रिसीट का मतलब है रेवेन्यू आना, तो जो भी सरकार के पास रेवेन्यू आएगा या किसी और फॉर्म में पैसा आएगा, मान लो इंटरेस्ट है, सरकार ने लोन दे रखे, लोन वापस आएगा, तो वो जो भी सारा पैसा आएगा हमें देखना है आपने उसको करेक्ट तरीके से करेक्टली असेस कर लिया हो, रियलाइज कर लिया और क्रेडिट कर लिया हो। असेस का मतलब है बुक्स में चढ़ाना, रियलाइज का मतलब है रियलाइज कर लेना, पैसा आ जाना और उसे सही तरीके से क्रेडिट कर देना, किसके अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। फिर वेदर द एडिक्वेट रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर, जो भी आपने फ्रेम वगैरह किए हैं इसी को करने के लिए, असेसमेंट वगैरह करने के लिए, प्रॉपर एलोकेशन को करने के लिए, वो सही तरीके से काम कर रहे हो। कहने का मतलब क्या, इंटरनल कंट्रोल्स, कि भाई जो भी आपने इंटरनल कंट्रोल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स बना रखे हैं, इन सबको करने के लिए कि पैसा आएगा तो रिकॉर्ड कैसे होगा, आएगा कैसे, कलेक्ट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, ये सारे के सारे काम करने चाहिए। फिर ये सारे के सारे क्या एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट, जो अपने प्रोसीजर बना के रख रखे हैं, कंट्रोल सिर्फ डिजाइन डिजाइन है या इंप्लीमेंट भी हो रखा है, मतलब कहीं ना कहीं एक्चुअली कैरिड आउट होने चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल्स यहां पे डी की बात कर रहा है, यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स आई की बात कर रहा है, ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा क्या हो जाएगा, पेपर में याद आ जाएगा, कैरिड आउट होने चाहिए। फिर प्रॉपर तरीके से क्या होने चाहिए, एडिक्वेट चेक होने चाहिए भाई, कहीं भी प्रॉम्प्ट डिटेक्शन के लिए, मतलब चेक लगे हुए हैं ना, चेक का मतलब भी क्या होता है सर, इंटरनल चेक बोला जाता है यहाँ पे, इंटरनल कंट्रोल ही बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। सर कंट्रोल बोलो या चेक बोलो, चेक होना चाहिए किसके ऊपर, कि भाई जो भी पैसा आ रहा है कहीं किसी से में डबल रिफंड करके ना चला जाए, कुछ फ्रॉडुलेंट तरीके से तो नहीं आ रहा ना रिसीट्स के अंदर, कुछ इरेगुलर मनी तो नहीं आए, एकदम से कहीं और से पैसा आ गया, कोई फॉर्ज रिफंड तो नहीं है। ऐसी सारी बातों का हमें क्या करना होता है, एडिक्वेट चेक करना होता है कि पता चल जाएगा। फिर जो भी आपने सिस्टम एंड प्रोसीजर बना रखे हैं, क्या इसका रिव्यू होगा, बिल्कुल। जो आपने इंटरनल कंट्रोल्स बनाए उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो रिव्यू ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीजर कर लेना जी। उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं। तो सारे हमारे कितने पॉइंट हो गए, हम ऑलरेडी 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद वैसे क्या है, द एक्सटेंट एंड द क्वांटम ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड, तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई हर ऑडिट के, हर किसी केस के अंदर, रिसीट्स के अंदर कितना एक्सटेंट या कितना ऑडिट रिक्वायर्ड है, उसके बेसिस पे मैं क्या कर लूंगा, सीएजी डिटरमाइन करता है कि मुझे कितने क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, कितना टेस्ट चेकिंग में जाने की जरूरत है, कितना डेप्थ चेकिंग में जाने की जरूरत है, कहाँ पे रैंडम सैंपलिंग चाहिए। जितना क्वांटिटी में ज्यादा बड़ा ऑडिट होगा वहां मुझे सैंपलिंग ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, कहीं ऑडिट कम होगा तो मुझे सैंपलिंग कम यूज करनी पड़ेगी। तो इन डेप्थ जाना है या नहीं जाना मुझे क्या बताता है, एक्सटेंट एंड क्वांटम ऑफ द ऑडिट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सारी बातें कौन सी वाली है सर हमारी, जल्दी से। ऑडिट ऑफ रिसीट्स, तो रिसीट्स में पहले तो आप क्या रिसीट कर रहे हो, वो उसके बनाया हुआ इंटरनल कंट्रोल ओनली डिजाइन या वेल इंप्लीमेंटेड। वेल इंप्लीमेंटेड तो क्या वो निकाल के दे रहा है, क्या प्रॉपर तरीके से सारी की सारी डिटेक्शन करके दे रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, हो नहीं रही है, तो इसका मतलब आप मॉनिटरिंग करके चेक करते रहो भाई, आपका प्रोसीजर सही चलना चाहिए। और लास्ट में ऑडिटर को क्या करना है, वो किससे पता चलता है, उसके एक्सटेंट एंड क्वांटम ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर से। चलिए जी, ऑडिट ऑफ स्टोर एंड इन्वेंटरी कांटा मार दूंगा, मेरे काम का नहीं है। वैसे तो मैंने आपको समझाया, इजी है याद रखना, लेकिन नॉट कॉन कम इन एग्जाम, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है ना। ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, कुछ भी नहीं। कमर्शियल में कौन कौन से आते हैं सर, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आते हैं, याद बस एक एक एग्जांपल याद रखना है। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आते हैं, वो कौन से होते हैं, इंडियन रेलवे, जिसके अंदर लॉ रेगुलेशन कौन सी भी लगेंगी, सारी की सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाली लगेंगी। स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशन आते हैं, जैसे LIC, उनको सरकार क्या देती है, मोस्टली ये होती है मोस्टली फाइनेंस वाली, जिसको सरकार सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है। और गवर्नमेंट कंपनीज जो कहीं ना कहीं कंपनी टैक्स के अंदर अंडर आ जाती है, जैसे ONGC और बैल। तो कोई भी आप दो एक एक एग्जांपल याद रख सकते हो, मोटा मोटा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, खास नहीं। चलो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आना चाहिए अब तो मेरी तरफ से बस ये बनता है एरिया, जो 99% एरिया बनता है वो ये बनता है, बाकी सारे एरिया 50% से भी कम वाले थे जो मैंने अब तक ऊपर बताए हैं। चलो सर, रोल्स ऑफ C&AG में सबसे पहले क्या आता है सर, पहले आता है सबसे पहले 143(5), फिर 143(6), फिर 143(7), तीनों ऑर्डर ऐसे ही हैं। 5 में क्या होता है, एक C&AG को लगता है मुझे किसी गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी की बात कर रहा हूं, इसलिए कंपनी के लिए कोई और ऑडिटर आ सकता है, उसको ऑडिट करने किसके टर्म्स पे आएगा हमेशा, किसकी, C&AG की टर्म्स पे आएगा। ठीक है, 139(5) और 139(7) हमने पढ़ा, 180 दिन के अंदर C&AG क्या कर सकता है, एक कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करके दे सकता है, उसी की बात कर रहा है। तो मैं जिस कंपनी के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट करके देता हूं, जब मैंने किसी को अपॉइंट करके दिया होगा तो उसकी
मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी। वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि सर मुझे डायरेक्ट कर दो, आपने मुझे किस बात के लिए क्या किया है, अपॉइंट किया है। तो मेरा काम होता है उसे डायरेक्ट करना कि तुझे क्या चेक करके लेके आना पड़ेगा। तो जल्दी फ्लो समझ लो, आंसर के लिए लिखने के लिए काम आएगा। सीएनडीजी क्या करता है, अपॉइंट करता है ऑडिटर को, उसको करेगा डायरेक्ट कि तुझे क्या ऑडिट करना है। उसका काम क्या है, सम एक रिपोर्ट बना के लेके आनी है और वापस इसको रिपोर्ट करनी है सीएनडीजी को। कौन सी रिपोर्ट में क्या लिखना है, अरे भाई जो उसने तेरे को डायरेक्शंस दी थी वो लिख दे, उसके बेसिस पे तूने जो एक्शन लिया वो लिख दे, और उसका क्या इंपैक्ट तेरे को नजर आ रहा है वो लिख दे। इन तीनों को सम अप कर और एक रिपोर्ट बना के सीएनडीजी को क्या कर दे, वापस डिलीवर कर दे। ये तेरा काम होता है जो तेरे को सेक्शन बोलता है 143(5). सिंपल सी बात है, ठीक है। डायरेक्शन देगा सीएनडीजी, तेरे को उस डायरेक्शन को इंक्लूड करना है रिपोर्ट में, उसके बेसिस पे होने वाला एक्शन, उसके बेसिस पे होने वाला इंपैक्ट, खत्म। सर पावर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड कमेंट अपॉन, तो तीसरा कि 143(6) कौन सा है सर। उसके बाद जब उसके पास रिपोर्ट आ जाती है तो सीएनडीजी को लेके बैठना नहीं है। सप्लीमेंट्री एस से सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब होता है 60 डेज, तो सर सप्लीमेंट्री एस से S60। तो सर मुझे 60 डेज के अंदर अंदर सीएनडीजी को क्या करना है, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना है। जब तूने ऑडिटर से रिपोर्ट लिए, क्या करना है भाई इसका, या तो अगर तो तू सेटिस्फाई हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, उसके ऊपर अपना रिपोर्ट दे दे, आगे बढ़ जा। तू सेटिस्फाई नहीं होता तो तू क्या कर सकता है, एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। तेरे को लगता है कुछ ना कुछ मिस हो गया मेरी डायरेक्शन के हिसाब से, या तो उसने काम नहीं करा, या मेरे को और एडिशनल क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए क्या दे सकते हो, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकते हो। वापस उस ऑडिटर को बोलोगे भाई ये भी जाके चेक करा, वो जाके चेक करके आएगा, वही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा और आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है सब कुछ सफिशिएंट है, बस इसकी रिपोर्टिंग के अंदर चीजों को थोड़ा ज्यादा करके लिख के देना चाहिए अच्छे तरीके से, मतलब जैसे वो ऑडिटर है, मैं सीएनडीजी हूं, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने कमेंट ऐड कर देता हूं। मैं कमेंट ऐड करूंगा उस सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के साथ में कि ये मेरे कमेंट्स है, ऑडिटर ने ये ढूंढा और मेरे ये अपने कमेंट्स है। वो सारे के सारे कमेंट्स आपने क्या करने होते हैं, आपने कंपनी को बोलना होता है कंपनी तो जब भी अपने क्या करेगी, इस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने शेयर होल्डर के सामने रखेगी ना, तो साथ में मेरे कमेंट्स भी क्या कर देना, कॉपी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी तू कॉपी प्रोवाइड करेगी अपनी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, लोगों को साथ में मेरे कमेंट भी जाने चाहिए। किसको, एवरी मेंबर, एवरी ट्रस्टी, एवरी डिवेंचर, सबको। और जो तू एजीएम करेगी वहां पे भी तुझे मेरे कमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, क्लियरली लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये एक रिपोर्ट है प्लस मेरे कमेंट्स हैं, दोनों लोगों तक पहुंच जाने चाहिए। लास्ट, टेस्ट ऑडिट। जब ऑडिटर का, जब सीएनडीजी का मन करेगा, उसको नेसेसरी लगता है, वो टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है। ये उसको राइट किसने दिया है, सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 में उसके पास ये वाला राइट आता है। जब ड्यूटीज एंड पावर की बात करते हैं आर्टिकल 149 के अंदर, तो 149 आर्टिकल के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है कि तूने टेस्ट ऑडिट करवाना होगा भाई, तू कभी भी करवा सकता है, कोई तेरे को क्वेश्चन नहीं करेगा। बात ही खत्म हो जाती है। जल्दी से बता दो। 114, डन डन डन। पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑडिट, ओके ओके ओके। ठीक है जी, बढ़िया। चलो सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे अपने काम की चीज। पहले तो एनजीओ काट देंगे, जैन 26। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये जो लोकल बॉडीज और एलएलपी में से भर भर के एमसीक्यूज आए, एमसीक्यू मतलब 2-2 नंबर के, 2 एमसीक्यू एलएलपी से में से आए, तो 4 नंबर का एलएलपी भी आया सोचो पेपर के अंदर, वो भी खत्म। तो कहीं ना कहीं ठीक है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छे लेवल का आया पिछली बार चैप्टर नंबर 9, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें एक सामने बता दी, 2 नंबर के आए थे एलएलपी में से कुछ, वो केस स्टडी में 60 डेज और 11 डेज वाला जो वो था एमसीक्यू, हमने कितनी बार मार्क करा है, वही वाला आया पेपर के अंदर, फॉर्म वाला। ठीक है, तो अच्छे लेवल का लग चुका है, तो अपने ये नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा। सोल ट्रेडर हमारे काम का नहीं है, फर्म हमारे काम का नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता था एक टाइम पे काम का, मैं बोलूंगा ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब एलएलपी में से 2 एमसीक्यूज आ गए, तो वेरी फार अवे फ्रॉम हम उसे बोलें कि वो इंपॉर्टेंट रह गया मेरे लिए। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को मैं बोलता नहीं हूं कि आपको लिखना है, बट एक बार एक रीड दे लेना, देने का टाइम बचा तो। वो भी क्या रीड देना है, एक तो ये वाला बस कि 25 लाख 40 लाख वाली कहानी में क्या हो सकती है, एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, लिमिटेड लाइफ स्मॉल कंपनीज क्या होती है बेसिकली, ये वाला पॉइंट मैंने कहाँ इंक्लूड कर दिया, एमसीक्यू में इंक्लूड है, वहीं पढ़ लेना, यहाँ से काम हो जाएगा, अलग से मत पढ़ना। ठीक है। और सर इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी, बस ये वाला एडवांटेजेस और पर्पस ऑफ द नीड ऑफ द ऑडिट क्या हो सकती है, बस इतना वाली एक बात रीड करनी है तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो चलेगा। मेरी तरफ से मैं आपको सिर्फ एक रीड कराऊंगा, ये जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर क्या आना चाहिए, बस ये 4 नंबर का मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर मैं पढ़ा रहता हूँ। सर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर क्या आना चाहिए, जल्दी से समझ लो। सर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर जो भी आपने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोल ली है, उसकी सारी बातें लिखी होती है। मतलब सर नेचर एंड बिजनेस क्या होगा एलएलपी का जो वो करने जा रही है, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूटर लेके आया, कौन कौन बंदा कितना लेके आया, इंटरेस्ट वगैरह जो भी आएगा कैपिटल के ऊपर वो कैसे बटेगा, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप कितनी रहेगी, छोटे टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म है, ड्राइंग्स वगैरह किस बंद को अलाउड हुई है, किसको अलाउड नहीं है, बोरिंग पावर किसके पास एलएलपी में, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, और सेटलमेंट के मेथड्स वगैरह क्या रहेंगे जब भी कोई एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह आती है। सिंपल सिंपल पॉइंट है, सैलरी कमीशन वगैरह को कैसे पे किया जाएगा, ये बेसिक बेसिक बातें आपके किसका पार्ट बनती है, सर एलएलपी एग्रीमेंट का पार्ट बनती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, पता है 4 नंबर का, कि एग्रीमेंट में क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर, तो पढ़ लेना इसको एक बार, यही बस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो जी।
सर अब वो आ गया है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एनजीओ को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है एक लास्ट में ट्रस्ट एंड सोसाइटीज करके टॉपिक है, एक ये वाला टॉपिक आता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये दो टॉपिक आगे आ जाते हैं, थोड़े काम के हैं, पर अभी के लिए पहले तुम जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, तुम लोगों को सबको पता है वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आ जाओ जल्दी से, पहले वो फिर सब बाद में। कमन कमन कमन, चलो जी। फॉर श्योर 4 मार्क्स, इसका तो कोई है ही नहीं ना ऑप्शन अब। एक तो बनेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, और तीन ही सेक्शन है बढ़िया से, अगर मल्टी में से बना। उसके अलावा यहां से बेसिक बेसिक बातों में से बन सकता है एक क्वेश्चन, तो दोनों चीजें करा देता हूं कवर। आ जाओ। सर ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर क्या है, पहले सिंगल वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, फिर मल्टी स्टेट की बात करेंगे। चलो सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी कब आई थी सर? 1912 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट बना था। बहुत पुराने जमाने की बातें हैं ये लोग। सब साथ में क्या करते थे सर, वॉलेंटरी लोग मिलते थे, ज्वाइंटली चीजें वगैरह डिस्कस करते थे, ज्वाइंट ओनरशिप में आ जाते थे कहीं ना कहीं, और अपने आप को एक सोसाइटी का नाम देते थे, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुल जाती थी। कल्चर के बेसिस पे लोग जुड़ जाते थे। ठीक है, चलो जी, इतनी सी बात थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? वैसे तो क्लियरली नहीं करता, किसी और के पास भी अथॉरिटी होती है बीच पहले स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ 2002 में जब हमारा नया वाला एक्ट आया था, मल्टी स्टेट में गए, तब वो सारी अथॉरिटी हमारे पास आ गई थी। हम सबको पता है ये वाली बात। आएगा तो पॉइंट ये वाला एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसको नहीं पता आपने कम पढ़ा है। ठीक है, चलो जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल करता है सर। पर इसके अंदर अच्छी बात क्या है सर, इसके अंदर हमारे को वो वाली प्रोफेशनल सर्विसेज भी अलाउड कर दी गई जो हमारे को कंपनी ऑडिट के अंदर सेक्शन 144 के अंदर प्रोहिबिटेड है। तो वैसे तो प्रोहिबिटेड है कंपनीज को देनी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या है, अलाउड है। कौन कौन सी सर? अगर आपने उनके अकाउंट्स राइटिंग वगैरह करनी है, आपको बोला आप कर सकते हो, टैक्सेशन वगैरह कर सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हो, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज दे सकते हो, इंस्टॉलेशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह कर सकते हो। ये सर्विसेज कंपनी ऑडिट में एज एन ऑडिटर आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, तो एमसीक्यू के लिए ठीक है पॉइंट। उसके बाद जल्दी से, ऑडिट एज पर सेक्शन 17 कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर का काम है। यहाँ पे कौन वर्ड याद आएगा बार बार आपको याद आना चाहिए? रजिस्ट्रार। ऑडिट नहीं, ऑडिटर नहीं, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही ऑडिटर को लेके आता है पिक्चर में, याद रखना। ठीक है सर, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दूसरा वाला कौन सा है, इसके अंदर हमें क्या चेक करने होते हैं, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताना लिख के, तुम्हें थोड़ा सा भी याद है या नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है इसकी, जो हमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर चेक करना ही करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके? कौन बताएगा? हमको जिसके लिए पॉइंट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का फैक्टर कौन सा है? बताओ यार, से मत करो। मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा मुझे? विच इज द वन थिंग जो मुझे हमेशा इंक्लूड करनी है, टॉप पे चेक करनी है? सर नहीं नहीं नहीं, ऐसे फेल हो जाओगे तुम लोग। क्या करते हो तुम लोग सर? डेट्स क्या चीज होती है? ओवर ड्यू ऑफ द डेट्स। मुझे एग्जामिनेशन करनी होती है डेट्स के ओवर ड्यू की, एक मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, जिसके लिए मुझे अपॉइंट किया जाता है चेक करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को। बाकी सारी बातें तो बाद में आती हैं सर। मेरे को बताया इसलिए जाता है क्योंकि ये लोग जो भी ओवर ड्यू करते हैं, जो भी इन्होंने डेट वगैरह दे रखे हैं, इन्होंने अपने वाले मेंबर्स को इतना पैसा बांट रखा होता है, उसी को चेक करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे क्या करा जाता है, पॉइंट किया जाता है। नंबर 2 पे पॉइंट यही वाला है, बाकी सारी बातें बाद में क्लियरली बताया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं है कोई भी। इंक्लूड एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरड्यू डेट्स। डेट्स के अलावा देखो और कुछ भी नहीं लिखा हुआ बड़ा, सिर्फ डेट्स बड़ा लिखा हुआ है। और इनका डेट्स भी अलग तरीके से क्या होता है, डिस्क्लोज होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो नॉर्मल वाली शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर नहीं होता है इसका, अभी वो भी आएगा, दिखा दूंगा। चलो सर, रजिस्ट्रार का क्या काम है? उसे ऑडिट करवाना है, उसे पर्सन ऑथराइज करना पड़ेगा, जो ऑडिट आगे करेगा ही करेगा। उसको ऑडिट करेगा कब सर? 1 साल में एक बार उसको ऑडिट होना चाहिए, एटलीस्ट वन इन एवरी ईयर। वेरी गुड फॉर एमसीक्यू। सर क्या करना आता है वो, क्या मेन काम करने आता है सर? एग्जामिनेशन करने आता है। किसकी? कोई भी ओवरड्यू डेट्स पड़े हैं आपके, तो मुझे उसको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, आपकी एसेट एंड लाइबिलिटीज की, वो देखने पड़ेगा। और लास्ट में रजिस्टर का काम क्या है कि उसको सारे के सारे एक्सेस प्रोवाइड होने चाहिए, जो भी उसको चाहिए, अकाउंट्स, पेपर, बुक्स, सिक्योरिटीज वगैरह, सबका एक्सेस रजिस्ट्रार को मिलना चाहिए। सर ये सर रजिस्टर की क्या ड्यूटी होती है? उसे क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर देखनी होती है। क्वालिफिकेशन ऑडिटर में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सिर्फ हो सकता है? नहीं, सीए भी हो सकता है, प्लस और वाला बंदा भी हो सकता है जिसने गवर्नमेंट में डिप्लोमा कर रखा होगा किसी कोऑपरेटिव अकाउंट्स के अंदर, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्पोरेशन या अकाउंटेंसी वाले हिस्से का क्या रहा होगा, ऑलरेडी एक ऑडिटर रहा होगा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर, तब जाके वो बंदा एलिजिबल होगा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने के लिए।
क्या बात क्लियर है? याद रख लेना प्लीज इसको, ठीक है? वैसे तो आएगा नहीं, नहीं चांसेस नहीं है, बट फिर भी सीए के साथ में और कौन अलाउड होता है? होल्डिंग अ गवर्नमेंट डिप्लोमा, जो गवर्नमेंट डिप्लोमा का होल्ड करता है किसी कॉपरेटिव अकाउंट्स के अंदर या फिर कॉपरेशन या किसी अकाउंटेंसी के अंदर, एंड ऑल्सो पर्सन जो जिसने ऑडिटर का काम किया है किसके अंदर? किसी कॉपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है? तो वो ऑलरेडी ऑडिटर का रोल प्ले करते हुए आ रहा है, या फिर उसके पास गवर्नमेंट का डिप्लोमा है, ये दो वाला बंदा चल जाएगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। ठीक है सर। अपॉइंटमेंट कौन करता है सर इसकी? रजिस्ट्रार। तो सबमिट किसको करेगा? अपना ऑडिटर रिपोर्ट अपनी रजिस्ट्रार को, ठीक है सर। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाला जिसपे क्वेश्चन आने के फुल फुल चांसेस है, एमटीपी 26 में आया भी है सर, बुक्स अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो ये बुक्स अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स होते हैं, ये किस तरीके से देखे जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में? तो हमने या एग्जांपल किसका लेके चलने हैं? महाराष्ट्र का। क्वेश्चन भी किसका बना हुआ एमटीपी 26 में? महाराष्ट्र का, नहीं भूलना है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? बहुत सिंपल है सर। क्या क्या आता है सर? सिंपल तरीके से, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है? कोई भी सेल एंड परचेज होती होंगी, वो सारी की सारी जाती होंगी। सेल एंड परचेज के बेसिस पे पैसा आता होगा तो कैश जाता होगा, जो भी कैश रिसीव हुआ है या एक्सपेंडिचर लगा है। और लास्ट में क्या होता होगा सर? हमारे सारे के सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज भी किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे बुक्स एंड अकाउंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? पहले कोई सेल परचेज हुई होगी, उससे कैश की बात आई, कैश आया या कैश गया, दोनों चीजें रिकॉर्ड होंगी, और लास्ट में एसेट एंड लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड होंगी। इन सारी बातें हमें रखनी पड़ती हैं। क्या सर इसके अलावा कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं? बिल्कुल करने पड़ते हैं। वो क्या होता है सर? कैश बुक होती है। पर कैश बुक के साथ में क्या क्या आता है सर उसके अंदर? तो ऊपर वाली बातें तो करनी ही करनी है, साथ में कैश बुक भी करनी है। अब क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर कि कैश बुक के अंदर क्या आता है। याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर आपने एक वर्ड नहीं बोलना है, रजिस्टर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सारे के सारे सब तरह के रजिस्टर बनते हैं। और रजिस्टर कैसे याद आएगा सर? 1912 के अंदर लोग क्या करते होंगे? उनके पास कौन सा कुछ होता होगा? ना तो सिस्टम होता था ना कुछ होता था, वो कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे? ऑडिट भी लर्निंग परस्पेक्टिव से चलता था, याद रखते थे ऑडिट को भी, सोचो। तो इसलिए ये लोग क्या मेंटेन कर सकते थे? बस रजिस्टर ही होता था तब। सब तो हर चीज का रजिस्टर लगा लेते थे, कॉपी होती थी कुंजी वाली, उसमें लिख लेते थे, उसे बोलते थे रजिस्टर। तो सर कैश बुक में रजिस्टर होता है, किस किस का रजिस्टर सर? सारी चीजों का लिख दो। कैश का पूरा कैश की सेल्स जो भी हुई है उसका रजिस्टर, कोई क्रेडिट की सेल्स हुई है उसको। जब कैश की बात आएगी तो हमने कैसे याद रखे थे पॉइंट? 3 इनफ्लो के पॉइंट है और 2 आउटफ्लो के पॉइंट है। तो इनफ्लो 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 और आउटफ्लो। इनफ्लो में क्या था सर? कैश की सेल्स होगी तो सेल्स से आने वाला पैसा इनफ्लो, वो रजिस्टर में जाएगा। जो भी क्रेडिट सेल्स होंगी वो भी इनफ्लो आएंगी, वो भी किस में जाएंगी? रजिस्टर में जाएंगी। और अगर आपने कोई रिकवरी ऑफ लोन्स कर रखी है और पैसा आपके पास वापस आएगा सरकार के पास, सरकार ने कोई ग्रांट कर रखा है लोन, उसे पैसा वापस आया, वो भी किसके अंदर जाएगा सर? हमारी कैश बुक के अंदर जाएगा। 3 तो हो गए। और जो आपने लोन दिया था पहले वो भी कहीं ना कहीं बाहर गया होगा, तो लोन डिसबर्समेंट क्या हो जाती है? हमारी आउटफ्लो हो जाती है। इसके अलावा एनी अदर सब्सिडरीज, कोई भी कॉल्यूमिनर सब्सिडरीज वगैरह हैं जो आपको लगता है किसी भी वे में कैश बुक के अंदर कोई भी अमाउंट आनी चाहिए, तो वो अमाउंट भी कैश का हिस्सा बननी चाहिए। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। आंसर लिखना कहां से शुरू करना है? पूरा यहां से। दिखा आंसर आप लोगों ने देख रखा है, नहीं देख रखा, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएगा। पूरा आंसर यहां से शुरू करना है कि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये 3 चीजें आती हैं, फिर लिखने कुछ एडिशनल चीजें भी होनी चाहिए। उसके अंदर आता है क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो डिस्क्लोज करते हैं, प्रॉपर एंड फेयर पिक्चर देते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, जैसे कि कैश बुक मेंटेन करना। कैश बुक के अंदर क्या आता है? ये 5 चीजें कैश बुक के अंदर आ जाती हैं। यहां पे आके आपने क्या करना है? आंसर को खत्म करना है। ये पूरा बनेगा बुक्स वाला क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। चलो जी सर, सिंपल सिंपल एमसीक्यू पॉइंट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है सर। रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, क्या रेस्ट्रिक्शन होती है शेयर होल्डिंग के ऊपर? बिल्कुल होती है सर, कोई बात ही नहीं है कि नहीं होती। क्या होती है पहले तो क्या समझेंगे? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज लिमिटेड। नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन द रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड सच पोर्शन। तो मतलब सर अगर किसी मेंबर को शेयर होल्डिंग क्या करनी होगी? होल्ड करनी होगी, तो वो कितनी कर सकता है? उस पर रेस्ट्रिक्शन है। बट कोई और रजिस्टर्ड सोसाइटी के आपके नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू रखना, कोई और रजिस्टर्ड सोसाइटी मेरी सोसाइटी क्या ले सकती है? कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ले सकती है। लेकिन अगर मेरी सोसाइटी का मेंबर चाहे तो क्या उसे पूरा का पूरा एक्वायर कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। उसको क्या है, क्या बोला है? मैक्सिमम ऑफ द 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन वैल्यू निकालना है आपको। टोटल नंबर ऑफ शेयर और द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग फॉर ₹1000 विच एवर इज लेस। तो आपने इस तरीके से ध्यान रखना। एग्जांपल आप लोगों के सामने जल्दी से करा देता हूं। 10,000 शेयर थे कंपनी के, ₹10 ईच के। एक मेंबर है जिसके ने क्या कर रखा है? 20 पर उसने 10,000, तो 10,000 थे, ₹10,000 के, तो कितने आगे टोटल? सॉरी, 10,000 शेयर हो गए मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर बोला है, तो 2,000 शेयर आ गए। कितने की फेस वैल्यू थी? ₹10 की। तो ₹20,000 तक का वो क्या कर सकता था? होल्ड कर सकता था। और 1,000 विच एवर इज लेस, तो मतलब ₹1,000 तक के होल्ड कर सकता है। उसे कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ शेयर में, तो कितने शेयर बनेंगे? 100 शेयर। तो एक बंदा चाहे तो 100 शेयर तक ही क्या कर सकता है? एक कंपनी के होल्ड कर सकता है, अगर कंपनी के शेयर कितने हैं? 10,000 शेयर हैं। अब ये बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है नंबर बढ़ता जाए, कम होंगे तो नंबर कम भी हो सकता है। ठीक है, तो 100 से ऊपर तो हो नहीं सकता। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने इस वाले केस के अंदर। इसका क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, देख लेना, पता चल जाएगा। सर रेस्ट्रिक्शन क्या लोन के ऊपर भी है? बिल्कुल सर, लोन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। क्या मेंबर को रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्या है?
रेस्ट्रिक्शन ऑन द लोन, इट्स रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक अ लोन टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर। अब देखो, अब मेंबर आपके लिए बना है, अब मेंबर की जरूरत आएगी तो वो बाहर जाता अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो ध्यान रखेंगे। लोन देना है तो मेंबर कहता है सर मेरे को मान लो, अपने शेयर होल्डिंग नहीं दे सकते, मेरे नाम पे कंपनी थोड़ी कर दोगे, सोसाइटी थोड़ी कर दोगे, वहां मेरे पे रेस्ट्रिक्शन समझ आती है। लोन की बात आती है तो मुझे मत मना करना, मुझे जो पैसा चाहिए होगा मैं किससे मांगूंगा, सबसे पहले मेरी सोसाइटी मदद करनी आएगी। तो उस सोसाइटी चाहती है तो क्या कर सकती है, आपको लोन दे सकती है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अदर देन द मेंबर नहीं दे सकती। वो भी दे पाएगी कब, अगर तू स्पेशल सैंक्शन रजिस्टर से करवा लेता है तो वो भी चीज तेरे को अलाउड हो जाएगी, अगर तूने किसी और रजिस्टर्ड सोसाइटी को लोन देना है तो। ठीक है, मेंबर को तो वैसे ही अलाउड है, अदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को अलाउड नहीं थी, लेकिन अगर आपने क्या करवा ली, स्पेशल सैंक्शन ले ली रजिस्ट्रार से, तो आप अदर सोसाइटी को भी लोन दे सकते हो। आई होप पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है सर, ये तो चीज वो थी जो पेपर में ना कहीं आ ली है। अब बताओ क्या आ सकता है। बिल्कुल, रेस्ट्रिक्शन ऑन द बोरिंग। सर क्या बोरिंग्स के ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल। सेक्शन 30 याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अ रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन एक्सेप्ट लोन्स एंड डिपॉजिट फ्रॉम द पर्संस हु आर नॉट मेंबर्स सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिट्स ऑफ द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, द ऑडिटर विल हैव टू एग्जामिन द बायलॉज। तो सिंपल सी बात क्या कहता है कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या कर सकती है, लोन से वगैरह एक्सेप्ट करना चाहती है, कर सकती है, डिपॉजिट लेना सकती है, ले सकती है। हु आर नॉट मेंबर, मेंबर से नहीं, किसी मेंबर्स के अलावा किसी से लेना चाहती है तो ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, पर उस वो सारी बातें उनके कहां लिखी होनी चाहिए, उनके बायलॉज में। बायलॉज का मतलब क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ है तो ऑडिटर को बस चेक करना है, ये नहीं है कि वो उन्हें लोन देके बोरिंग देके बोला क्यों ले ली, नहीं, पहले आप आर्टिकल जाओ चेक करो, वहां नहीं लिखा हुआ मिलता तब आके इसको आप अलाउड नहीं करोगे। अगर वहां लिखा हुआ मिलता है आपको कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसको अलाउड कर दोगे। ठीक है, तो जो मेंबर्स नहीं होते, क्या मेंबर से अलाउड है बोरिंग्स? नहीं, मेंबर से पैसा लेना अलाउड नहीं है, मेंबर को पैसा सिर्फ देना अलाउड है। ये बात मेरी अच्छे से याद रखना, मेंबर से आप ले नहीं सकते हो, मेंबर को आप दे सकते हो। अदर वालों से लेना है या नहीं लेना है, आपकी कहां पे लिखा हुआ है, आपके एओए में लिखा होना चाहिए। चलो सर, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की बात आती है कि सरकार अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना फंड, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, किसी से लोन लिया, खाली पड़ा है, अभी यूज नहीं हो रहा, धीरे धीरे यूज हो रहा है, इन्वेस्ट करना चाहती है, कहां करे, जल्दी से याद करो सर। उनके पास अपने बैंक्स बने, अपने बैंक्स का मतलब क्या, उनका सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बने, वहां पे रख दो, एफडी करवा लो। बहुत बढ़िया जी, एफडी में पैसा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। क्या सिक्योरिटीज में पैसा रख सकते हैं? वो कहते हैं सिक्योरिटीज में पैसा रखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो वाली सिक्योरिटीज में पैसा रखना जिसके बारे में सरकार को नॉलेज हो, जो सेफ हो। सेफ का मतलब जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर ट्रस्ट आते हैं ना, उसकी किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपने कहीं पे पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे है जो उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, गवर्नेंस कर रही है, वेरीफाइड वाले। तो वेरीफाइड वाले ट्रस्ट में पैसा लगाना है तो आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। सर अगर इसके अलावा लगाना होगा तो शेयर वगैरह में लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, पर ध्यान रखना जहां पे भी लगाओगे उस सोसाइटी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी का क्लॉज होना चाहिए कि भाई तुम्हारी लाइबिलिटी उस बंदे तक रहेगी, उसके आगे नहीं जाएगी। सारे मेंबर्स को अफेक्ट मत कर देना, मतलब रजिस्टर कंपनी के ऊपर रहेगी, उसके मेंबर्स पे लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए, ये बात याद रखना। तब आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। फिर किसी और कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपने रखना हो तो रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। किससे किससे अप्रूवल लगेगी, रजिस्ट्रार से अप्रूवल लगेगी। और एनी अदर मनी परमिटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उन्होंने कुछ अलाउ कर रखा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बहुत सिंपल से हैं, 5 पॉइंट बन सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कहाँ कहाँ अलाउड है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने वाले बैंक में रखना चाहो रख दो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो सोसाइटीज है उसके अंदर सिक्योरिटी लेना चाहो ले लो, कहीं और शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड्स में लगाना है लगा सकते हो, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी का क्लॉज होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक में कोई और चूज करना है कर सकते हो, पर रजिस्ट्रार की अप्रूवल होनी चाहिए। और लास्ट में अगर सरकार ने कुछ अलाउ किया है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। चलिए जी सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, अगर तुझे कल डिविडेंड वगैरह बांटने का मन में आया तो उससे पहले तेरे को क्या बना लेना चाहिए, अपना पैसा निकाल के ट्रांसफर कर स्पेसिफिकली किसी रिजर्व्ड फंड में, जिसको तू बता रहा है पहले से कि इस रिजर्व्ड फंड में से मैं पैसा निकाल के अपना क्या दूंगा, डिविडेंड और बोनस वगैरह बांटूंगा। तो ये आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का छोटा सा पॉइंट। क्या ऐसे सीधे सीधे तूने नहीं निकाल के पैसा दे देना पीएनएल में से, नहीं। अगर तूने ये सोचा है कि मुझे अपने प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड की फॉर्म में या फिर बोनस की फॉर्म में, तो पहले तुझे अपना पीएनएल में से वहां से पैसा निकालना पड़ेगा कुछ परसेंटेज का, और उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व्ड फंड के अंदर, और वहां से जाएगा तेरा डिविडेंड और बोनस। बढ़िया जी। सर कंट्रीब्यूट करना है मुझे चैरिटेबल पर्पस वगैरह के लिए, तो चैरिटेबल पर्पस में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। एक छोटी सी बात, तेरा जो भी टोटल नेट प्रॉफिट निकल के आता है बहुत बढ़िया, उसमें से तूने अगर कुछ प्रपोज कर रखा था डिविडेंड देने का, बोनस देने का, रिजर्व फंड में डाला था पैसा, पहले उसको कर ले माइनस, ऊपर वाला पॉइंट को। वो माइनस करने के बाद जो तेरे पास पैसा आएगा उसका 10% तक तेरे को क्या करना अलाउड है, चैरिटेबल पर्पस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करना अलाउड है। बात ध्यान रखना, जल्दी से ध्यान से सुनना। इन दो के ऊपर मिलकर क्वेश्चन बनेगा, बता रहा हूं, ये दो के ऊपर मिलकर क्वेश्चन बन सकता है, वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मुझे कोई पैसा कंट्रीब्यूट करना है, मतलब डोनेशन देनी है, तो तेरे को डोनेशन उस पैसे में से देनी होती है जो पैसा तूने पहले हटा दिया हो, जो पैसा किसी डिविडेंड या बोनस के लिए बना हुआ है उसके बाद में। तो जो तेरा नेट प्रॉफिट होता है उसमें से पहले तूने रिजर्व फंड वाला पैसा बाहर निकाल दे, बचे हुए का तू 10% मैक्सिमम क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर तू टोटल का 10% लेता तो 10,000 बन जाते, मान लो अगर 1 लाख है, अगर तूने निकाल के लिया तो 9,000 तक ही तू मैक्सिमम कर सकता है। यही बचाना होता है, हमारे को चेक करना होता है। ठीक है जी, चलो उसके बाद में सर,
कुछ नहीं है, एजुकेशन फंड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस डन डन हो गया जी ये तो। चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बता दो जल्दी से। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पेपर के अंदर तंग कर सकते हैं। ऑल सेट? किसी को छोटा मोटा डाउट होगा समझने समझने में तो आएगा, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलो जी। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्पेशल फीचर्स बता दो, स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऑडिटर को माइंड में रखने होते हैं जब वो ऑडिट कर रहा होगा। तो मुझे ऑडिट करने अब मैं निकल पड़ा हूं एक्चुअल ऑडिट के रास्ते पे। सारी रेगुलेशंस वगैरह इतना सारा फालतू के एमसीक्यूज वाले पॉइंट मैंने भर लिए अपने दिमाग में। अब मुझे पता है इसमें से कुछ भी मिला मुझे तो मैं जल्दी से मेरी रिपोर्ट के अंदर क्या कर दूंगा, उसे मेंशन कर दूंगा। तो मैंने शुरू कहां से करनी है, आपने सब भूल जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करना होता है, जो मैंने पहले भी बोला, मेरा एक ही काम है, एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरड्यू डेट्स। पहले तो मुझे डेट्स के बारे में कहानी सेट कर दो मेरी, मेरा आधा काम तो खत्म हो जाएगा। तो सर इसके अंदर डेट्स देखने कैसे होते हैं ऑडिटर को? ऑडिटर को बस क्या देखना है कि भाई तुमने ना क्लासिफिकेशन ऑफ डेटर बढ़िया तरीके से करनी होनी चाहिए, मतलब क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि तुम्हारे जो डेटर है क्या ये शेड्यूल 3 वाले होते हैं? नहीं सर। कैसे वाले होते हैं सर? दो बातें, 6 मंथ से लेके फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ to 5 years, तो मतलब 6 मंथ से 5 साल वाले डेटर्स अलग से दिखने चाहिए, और मोर देन 5 years वाले डेटर अलग से दिखने चाहिए। इन दो पार्ट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लियर होती है। हम तो लेते हैं 6 से 12 महीने, 1 साल से 3 साल, 3 साल से 5 साल, 5 से ज्यादा साल, वो सारा शेड्यूल 3 में, उसे भूल जाओ, चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे। यहाँ पे क्या है सर, 6 मंथ से 5 ईयर, 5 ईयर से ज्यादा वाले, ये दो देखने होते हैं। यहाँ तो 6 मंथ लिए, सोचो अगर आप ध्यान से समझोगे तो 90 डेज से ऊपर तो वैसे ही कोई चीज एनपी हो जाती है बैंक ऑडिट के हिसाब से, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं होता। यहाँ पे बोला हुआ है मोर पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, मतलब 2 क्वार्टर तो एम ही दे दिए। तो 6 महीने के बाद शुरू होगा 90 डेज वाला सिलसिला, वरना तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये भी बात ध्यान रखना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो 90 डेज वाला ओवरड्यू वाला एनपी वाला कंसेप्ट नहीं लगने का। ठीक है सर जी। ओके। ठीक है सर। तो चांस ऑफ रिकवरी फर्दर एनालिसिस से क्या करना पड़ता है, ये तो मैंने क्लासिफिकेशन चेक कर लिया, आपने बना रखे हैं। अब भाई मुझे एक बात देखना है कि तेरे चांसेस ऑफ रिकवरी प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तूने कहीं ना कहीं गुड और बैड, गुड और बैड का मतलब होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में क्या बना रखी है, अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखी है और कर रखी है। तो क्या तूने प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स को मेंटेन करके रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, और क्या वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। तो बेसिकली मुझे सिंपल से अकाउंट्स चेक करने हैं, क्लासिफिकेशन चेक करनी है। क्लासिफिकेशन में देख लिया कि आपने सही तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। अब जो बैड वाले डेट होने वाले हैं, मोर देन 5 ईयर्स वाले बोल सकते हैं, उनकी चांसेस ऑफ रिकवरी क्या है, उसके लिए तूने गुड और बैड में उनको क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और उसके बेसिस पे तूने प्रोविजन बनाई होनी चाहिए, और वो मुझे सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए प्रोविजन। ये बातें टोटल मिलकर अगर मैच कर गई तो मैं मान लूंगा मैंने एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स कर लिया है। पहला पॉइंट। सर उसके बाद में क्या चेक करना है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बताऊंगा। ओवरड्यू इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट वगैरह जो भी ओवरड्यू होगा मुझे इसकी कैलकुलेशन वगैरह देख लेनी है। अगर प्रिंसिपल वगैरह भी ओवरड्यू है या नहीं है, मुझे एक बार ये भी क्या कर लेना है, ध्यान से चेक कर लेना है, कुछ काम का नहीं है। ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑफ बैड डेट्स, जो भी आपने पूरे के पूरे बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है, मान लो 5 साल से ऊपर वाले को आप राइट ऑफ कर देते हो किसी भी टाइम पीरियड पे जाके, तो आपने सही तरीके से राइट ऑफ कर दिया और उसकी अमाउंट सही तरीके से पीएनएल में चलेगी या नहीं चलेगी, ये चेक करवा दो, काम खत्म। ठीक है जी। उसके बाद सर एसेट एंड लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन प्रॉपर एज पर शेड्यूल 3 वाला पॉइंट लिखना है, कुछ नहीं सर। एसेट एंड वैल्यूज को मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कंपनी में करते हैं वैसी चेक करनी है जैसे शेड्यूल 3 में करते हैं। सही तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू को आपने सही तरीके से कॉस्ट पे वैल्यू कर रखा हो, प्रॉपर डिस्क्लोजर देने चाहिए, कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज लेस वाला लेना चाहिए, कंटिजेंट लाइबिलिटी प्रॉपर तरीके से शो होनी चाहिए, जो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना चाहिए आपने कैपिटलाइज किया हो, कुछ भी लिख देना इसके अंदर छोटा सा। एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि ये मैं वैल्यूएशन को चेक करूंगा। यहां तक कुछ नहीं। तो ये कितने पॉइंट बन गए सर? 4 बन गए। 4 में कौन सा इंपॉर्टेंट था? बस एक, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स। ठीक है, डेट से याद आएगा, डेट से आगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन याद, बस याद रखना। डेट का पॉइंट याद रखना, 3 बन जाएंगे। पहले डेट चेक करने हैं, सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद इनका जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन चेक कर ली, और उसके बाद में जो उन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखे हैं या फिर कुछ भी राइट ऑफ कर रखा है डेट में, तो वो चेक कर लिया। 3 पॉइंट तो साथ के साथ याद आ जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या याद रहेगा? नहीं रहेगा। एसेट एंड लायबिलिटीज नहीं भी याद रहेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जितने भी आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने प्रिंसिपल्स वगैरह बना रखे होते हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स मुझे देखने हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब क्योंकि आप नेसेसरली प्रॉफिट्स के लिए तो बने नहीं होते हो, तो आप किसके लिए बने होते हो? अपने मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए। तो मुझे यही चेक करना है कि भाई आप अपने मेंबर्स को बेनिफिट दे रहे हो। तभी तो बोला था, मेंबर कहेगा लोन, भाई तुम मेरे लिए बने हो, लोन मैं तुमसे लूंगा, मेरे पे लोन की रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ, तो लोन लेना अलाउड है। तो जो भी मेंबर्स आपसे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ भी सेल वगैरह कर रहे हैं, आप उनको लो प्राइस पे सेल करना, मार्केट से थोड़ा सस्ता दें। और अगर उसको सस्ता देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स को अच्छा करना पड़ेगा। जितनी अच्छी कॉस्टिंग होगी आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जो भी ले लो, वो सारे के बेसिस पे अपनी कॉस्ट कम कर पाओगे और आपके मेंबर का कहीं ना कहीं फायदा निकल के आएगा। ये हमें चेक करना होता है। चलो जी। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में क्या, फॉलो द प्रोप्राइटी ऑडिट। आपने प्रोप्राइटी ऑडिट फॉलो करना है, कुछ भी फालतू का खर्चा नहीं करना, जो खर्चा करना है मेंबर्स के लिए करना है, मिडलमैन को हटा देना जितना हो सके, और प्रोप्राइटी ऑडिट को फॉलो करना है। कोई भी वेस्टेज ऑफ फंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये सारी बातें मिला जुला के आपका बढ़िया सा एक दो पॉइंट का आंसर तो बन जाएगा।
उसके बाद क्या मुझे प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा? बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, स्पेशल कंसिडरेशन देख रहा है ऑडिटर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करते हुए, भाई जो भी तुम्हारे पास एक्ट एंड रूल लगते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 वाले, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेना। डिविडेंड देने से पहले जो उन्होंने बोला था ना ऊपर कि पहले रिजर्व फंड में डाल देना, वो डाल देना, ये सारी बातें चेक कर लेगा ऑडिटर, बढ़िया जी। फिर वेरिफिकेशन ऑफ द मेंबर रजिस्टर, जो भी मेंबर आपके पास है उनका प्रॉपर तरीके से रजिस्टर मुझे चेक करना है, उसका देखना है कि भाई सारे मेंबर्स हैं, और अगर आपने उनको कुछ भी पैसा वगैरह लोन वगैरह दे रखा है तो मुझे कंफर्मेशन लेनी होती है उनसे लोन बैलेंसेस की, इन पर्सन, इन पर्सन, याद रखना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इन पर्सन। लेटर नहीं भेजता हूं इसमें मैं ऐसे 505 की तरह, ठीक है ना, मैनेजमेंट को नहीं बोलता हूं, कुछ नहीं करता हूं, इन पर्सन उस बंदे को बुलाता हूं, जो बंदा कहता है मैंने लोन ले रखा है, उसे कंफर्मेशन लेता हूं तूने कितने का लोन लिया, जो सरकार जो कंपनी ने बुक में दिखा रखा है सोसाइटी ने उतने से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये चीजें मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। चलिए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, नो डाउट अबाउट इट सर। स्पेशल रिपोर्ट कौन सी जाती है रजिस्ट्रार को इस केस के अंदर? पेपर में आने के फुल फुल चांसेस है, ठीक है। अब तक जो ऊपर पड़ा है इसके अंदर सिर्फ एक ओवरड्यू वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। सर स्पेशल रिपोर्ट जाती है रजिस्ट्रार को इस केस के अंदर। ऑडिटर एक कौन सी रिपोर्ट देता होगा रजिस्ट्रार को? ऐसी कौन सी नौबत आती होगी स्पेशल रिपोर्ट की? सर वो आती है सीरियस इरेगुलरिटीज के केस में। यहां पे कौन सा वर्ड यूज होता है? डायरेक्ट फ्रॉड वर्ड यूज नहीं होता, मैंने बहुत बार समझाया है। आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज का पता ही तब चल जाता है एग्जाम के अंदर जब आप ऐसे टाइम पे कौन से वर्ड्स का यूज करते हो, क्या आपको आता है, समझदारी थी या रट्टा था। समझदारी वही है कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्रॉड नाम का क्लियर वर्ड होता ही नहीं है, होगा तो वो पॉइंट में आएगा, लेकिन एक्चुअली में टॉप में क्या आएगा? सीरियस इरेगुलरिटीज नाम की चीज आएगी। तो एनी सीरियस इरेगुलरिटीज फाउंड बाय द ऑडिटर हैज टू बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार, ठीक है सर। उसे जो रजिस्टर को रिपोर्ट करना है उसमें सीरियस इरेगुलरिटीज में सर आता क्या है, तो मैंने बोला ऐसे याद रखना है। कैसे सर? ये देखो, आपने स्पेशल रिपोर्ट देनी है फॉर सीरियस इरेगुलरिटी, यस सर। पहला केस फ्रॉड का केस, दूसरा केस मिसमैनेजमेंट। दो केसेस के अंदर सीरियस इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है। पहला फ्रॉड, जब आपने फ्रॉड किया होगा ये रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, फ्रॉड मिला रिपोर्ट कर दो। फ्रॉड से क्या होगा? उन्होंने अपना पर्सनल प्रॉफिटियरिंग देखा होगा, पर्सनल बेनिफिट या पर्सनल प्रॉफिट का मतलब पर्सनल प्रॉफिटियरिंग के लिए कुछ किया गया, वो भी क्या किया जाएगा? रिपोर्ट किया जाएगा। मतलब सोसाइटी को बोला भाई पर्सनल प्रॉफिटिंग के लिए आप काम नहीं कर सकते, ये गलत है। आप मेंबर्स के लिए बने हो, मेंबर्स का फायदा करो, अपना फायदा मत करो, अपनी पॉकेट मत भरो। और फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड तो होना ही नहीं चाहिए। ये दो पॉइंट हो गए। फिर मिसमैनेजमेंट कर रखी है आपने, जान के आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट कर रखी है ताकि कहीं ना कहीं आपको पर्सनल बेनिफिट मिल जाए, जिसकी वजह से आपने क्या कर रखा है? फोर्सिंग द रिलेटिव्स इन फेवरिंग द रिलेटिव्स इन द केस ऑफ द एडवांसेस। और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेटिव्स को फेवर कर रहे हो। जब भी एडवांस की बात आती है, कम रेट की बात आती है, लोन देने की बात आती है, तो आप किसको फेवर करते हो? आप अपने एडवांस अपने रिलेटिव्स को फेवर करते हो, नॉर्मल मेंबर्स को फेवर नहीं करते। ऐसी चीजें जो होती हैं वो सीरियस इरेगुलरिटीज वगैरह दिखाती हैं। जो ये वाला पॉइंट है, अगर आप लोगों को याद रहा, इस पॉइंट में मैंने वो एक कंडीशन बताई थी कि लिखते हुए इन्होंने इसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ही मेंशन किया है, वहां से एडवांसेस की बात ही मेंशन करी है, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स को इन्होंने नहीं लिया, रूरल की बात नहीं करी है, सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ही इन्होंने क्या करा? टारगेट किया इस केस के अंदर। क्योंकि रूरल से हो सकता है लोन कम मिलते हैं तो छोटे लोन से फर्क नहीं पड़ता होगा, मुझे नहीं पता, ये वाले में क्लैरिटी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अर्बन लिखा है तो इसका कोई सेंस होगा। याद रहा तो बढ़िया है, वरना आप सिंपल नॉर्मल बैंक से लिखाना छोड़ देना, अर्बन और रूरल को याद रखना, ठीक है। चलो जी जल्दी से देख लो। सर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मिलेगा किससे रिलेटेड? एक्सपेंस से, परचेज से, प्रॉपर्टी से, स्टोर से, किसी से भी रिलेटेड आपको फ्रॉड मिला, आपको क्या करना है? रिपोर्ट करनी है। किसको? स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। आप फ्रॉड करते किस किस लिए हो? पर्सनल प्रॉफिटिंग के लिए। कोई भी पर्सनल प्रॉफिटिंग नजर आई आपको, मेंबर कर रहा है जो भी डेट्रीमेंटल है इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए, मतलब पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट कर सकता है, चुपचाप उठो और रिपोर्ट कर दो रजिस्ट्रार को। स्पेसिफिक आपको मिसमैनेजमेंट के स्पेसिफिक एग्जांपल्स वगैरह नजर आ रहे हैं, को जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट वो लोग काम कर रहे हैं, आप रिपोर्ट कर दो। और लास्ट में अगर कोई फेवरिज्म वगैरह चल रहा है, फेवरिंग टू द रिलेटिव्स वगैरह, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं डेलिबरेटली उनको फायदा दिया जा रहा है, उनसे रिकवरी नहीं करवाई जा रही, उनसे पैसा वापस नहीं लिया जा रहा, सिर्फ दिया जा रहा है, ऐसे केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो? कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर सकते हो। क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द पार्टी को आप क्या करना, आपको जज करना पड़ता है। लोन देने से पहले वो ऐसा कर ही नहीं रही है, उनके बंदे ने लोन मांगा, उन्होंने चेक भी नहीं करी क्रेडिट वर्दिनेस, सीधा उठा के लोन दे दिया, ऐसा काम नहीं करा होना चाहिए। ये सारी बातें आती हैं सीरियस इरेगुलरिटीज के केस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, यहां तक इंपॉर्टेंट था, ये सारा हो गया, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम पहुंच गए मल्टी स्टेट के ऊपर। तो यहां से मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक जो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया ये आ गया, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला क्वेश्चन आ गया, एक कहीं ना कहीं स्पेशल रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया। ये 2 से 3 एरियाज इंपॉर्टेंट है, या फिर वो जो क्लब करके हमने पॉइंट पढ़े एमसीक्यू एमसीक्यू वाले, उसको दो को मिला के, दो दो नंबर का मिला के एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द बोरिंग्स, लोन, शेयर होल्डिंग वगैरह वाला टॉपिक, बस ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डन डन। कर दो मल्टी स्टेट स्टार्ट, जल्दी से बता दो, एक पानी की घुट भर लो। क्लियर है? जल्दी से दे दो मुझे क्लियर का चेक। डन। ठीक है जी।
चलो जी आ जाओ। सर ये ऊपर क्या पॉइंट लिखा हुआ है 10 वाला याद रखना, क्या वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि सर क्या ऑडिटर डायरेक्टली अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सीधी सीधी भेज सकता है बनाने के बाद? नहीं, आपको अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। आप अपनी रिपोर्ट बनाइए, ड्राफ्ट रेडी कीजिए, उनको भेजिए, उनसे डिस्कस वगैरह कीजिए, मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ, ये मेरे ओपिनियंस है, उनकी तरफ से कुछ आता है उसको एडजस्ट वगैरह करके एक फाइनलाइज रिपोर्ट करके दीजिए। आप उनसे डिस्कशन के बिना डायरेक्टली रिपोर्ट मत इशू कर देना, ठीक है? वो गलत हो जाएगा। ये बात याद रखना, उनसे मीटिंग करनी पड़ती है पहले, ठीक है? चलो जी। सर ऑडिट इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर अब बात आती है सर कहीं ना कहीं ऑडिट करने की मल्टी स्टेट के। एक जो पहले वाली थी वो तो एक ही स्टेट के अंदर थी, अब एक ऐसी है जो बड़ी बड़ी है, मतलब बड़ी बड़ी मतलब मल्टी स्टेट हो गई हैं सोसाइटीज, बहुत बड़ी हो गई हैं। इंक्वायरी कैसे होगी उनकी और इंस्पेक्शन करवानी होगी, तो इन तीन केस के अंदर हम किस तरीके से एक्शंस लेंगे। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आया था? 2002 में आया था। ये क्या किस क्लैरिटी से आया था? बहुत बड़ी क्लैरिटी के साथ आया, क्योंकि जो सर सीए के प्लस में लोग आ रहे थे ना, सबको काट दो। सिर्फ एक ही बंदा किसका ऑडिट करेगा? बस ये करेगा सर, और कोई ऑडिट ही नहीं करेगा। 2002 ने बहुत क्लियर कर दिया कि इसका ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है, कोई डिप्लोमा वाला अलाउड नहीं है, कोई और अकाउंटेंट अलाउड नहीं है। ठीक है जी। द फंड्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पर्पस। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का होने का क्या मतलब है? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बोला भाई जब डिफरेंट स्टेट्स आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाहर कर दिया। किससे? पॉलिटिकल पर्पस से। क्या पॉलिटिकल पर्पस में अपना फंड को क्या नहीं कर सकते? यूटिलाइज करवा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अलग अलग स्टेट्स हैं, किसी स्टेट में कोई सरकार है, कहीं पे किसी की सरकार है, तो इन सबको क्या कर दिया? हटा दिया। तो द कंटेंट द प्रोविजंस वगैरह सब कुछ वही रहेंगी फंड रिस्ट्रिक्शन लोन्स वगैरह पे, वो सब हमें वैसे ही चेक करनी है जैसी वहां पे होती थी, कुछ नहीं बदला उसमें से। सर यहाँ पे भी आता है एक पॉइंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला। यस, क्या सेम है? बिल्कुल सेम है, इसमें बस एक चीज ऐड हो जाती है। सर कौन सी वाली? जल्दी से। क्या उधर सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स की बात हो रही थी? हो रही थी सर, पहला। क्या उसके अंदर उससे कैश आय की बात हो रही थी, रिसीवर एक्सपेंडेड? बिल्कुल हो रही थी। क्या वहां एसेट और लाइबिलिटी की बात हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। ये तीन तो सेम है। बाद में बोला गया था एक पॉइंट कि भाई इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉस्ट का। बोला गया था कि नहीं? बिल्कुल, हमने बाद में पढ़ा था कि कॉस्ट वगैरह कम कर लो मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए। तो वो वाली कॉस्ट इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दी? इंक्लूड कर दी कि कॉस्टिंग की भी जो भी चीजें होंगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल कॉस्ट आ रही होगी, ओवरहेड कॉस्ट आ रही होगी, लेबर कॉस्ट आ रही होगी, वो सारे भी किसका पार्ट बननी चाहिए? हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनना चाहिए। तो अब यहाँ पे चार हो गई हैं। तो 1912 में तीन आती थी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 2002 में चार हो गई हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना किसके ऊपर क्वेश्चन आया, एमसीक्यू के ऊपर आया, तो कौन सा वाला किसमें पॉइंट आएगा, किसमें पॉइंट नहीं आएगा। चलो जी। तो ये चार चीजें इंक्लूड होती हैं, तो ये वाला पॉइंट न्यू वाला है। चलो। उसके बाद में सर क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, बिल्कुल हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, बात ही खत्म। बहुत बढ़िया सर। फिर उसके ऊपर वो एलिजिबिलिटी बिल्कुल लग जाएगी, बिल्कुल। जो कंपनीज एक्ट में लोग अलाउड नहीं होते ऑडिटर बनने के लिए, वो यहाँ पे अलाउड नहीं होते। मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट उसका ऑडिट नहीं कर सकती, वहां का अपना ऑफिसर और एम्प्लॉय बंदा उसका ऑडिट नहीं कर सकता, जो मेंबर उसके साथ ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में सोसाइटी के साथ वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता। मतलब रिलेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। रिलेटिव वाला बंदा नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए अपने को। ठीक है सर। कोई अगर इंडेबिटेड की बात आ गई, आपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होने से उनसे लोन उठा रखा है, अगर आपने 1,000 रुपए से भी ऊपर का भी लोन अगर उठा रखा है, तो भी आप क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते उसका ऑडिट, अगर आप इंडेबिटेड हो इतने अमाउंट के भी। पहली बात तो वो यहीं पे माइनस हो जाएगा, कब? जब वो इंप्लॉय वगैरह बन के आ जाएगा या ऑफिसर बन के आ जाएगा, या मेंबर हुज अ मेंबर। अगर आप मेंबर वगैरह होते हो तो वैसे ही क्या हो जाते हो, वहां से हट जाते हो। लेकिन आपने किसी और रीजन से अगर आप इंडेबिटेड हो, तो भी आप क्या नहीं होगे? अलाउड नहीं होगे। चलिए जी। सर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर क्या है? बस बोर्ड करता है विद इन द 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होती है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसके एक महीने के अंदर बोर्ड को क्या करना होता है? ऑडिटर को अपॉइंट कर देना होता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में। क्या सर इसका भी वही लॉजिक होता है? वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग से सिक्स एनुअल जनरल मीटिंग तक रुकेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एवरी ईयर का ऑडिटर होता है। पहली एनुअल जनरल मीटिंग में आएगा, अगली तक रहेगा, अगली में या तो इसी को वापस लाना है, किसी और को वापस लाना है, आपकी मर्जी। तो ये हर एनुअल जनरल मीटिंग तक चलता रहता है। वो वाला कंसेप्ट नहीं लगता कंपनी ऑडिट वाला कि 5 साल तक टिकेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे यूज नहीं होता। ठीक है सर। उसके बाद में पावर्स एंड ड्यूटीज, क्या सर? पावर्स एंड ड्यूटीज कुछ और होती हैं। मैं ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, ये लॉ में आपने पढ़ लिया, पेपर में आने के चांसेस भी इसके सबसे कम है। ठीक है, ये नहीं पूछता, ये लॉ में चला गया टॉपिक कहीं ना कहीं। सर पावर्स एंड इंक्वायरी की, वो जो 143(1) में हम इंक्वायरीज पढ़ते थे कि लोन्स एंड एडवांसेज आपने जो ले रखे हैं प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होने चाहिए, ठीक है ना? वो सारी बातें, तो वो वाली कहानी की सारी पूरी बातें यहाँ प्रोड्यूशल नहीं होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन करिए मेरली बाय द बुक एंट्रीज, वो भी प्रोड्यूशल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी तो आपने कैसे याद रखना था? मैंने बताया था ABCDEF होता है। यहाँ पे COD वाले तो पॉइंट्स ही नहीं है। ए से एडवांसेस, बी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहाँ गया? बुक एंट्रीज। उसके बाद आया ई से क्या आया? एक्सपेंसेस। और एफ से क्या है? और एफ से क्या आया? फॉर कैश। तो इन चार बातों से आप चारों पॉइंट्स याद रख सकते हो। जिसने 143(1) जैसे पढ़ा है लॉ में, वैसे याद रखना, रख लेना। यहाँ पे दो बातें नहीं है, सी वाली और डी वाली, दो पॉइंट्स नहीं है, टोटल 6 पॉइंट होते हैं या 4 ही पॉइंट है। ठीक है, याद रखना वो, क्योंकि वो कॉपरेटिव सोसाइटी पे लगते नहीं है, इसलिए है ही नहीं इसके अंदर। चलो ये वाला हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो छोड़ सकते हो इसको। ऐसे 143(3) भी आएगा नीचे, उसको भी छोड़ देना।
सर ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या होता है? वही सिंपल है, ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट में प्रॉपर क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगी, रिपोर्ट देनी है, पीएनएल पे रिपोर्ट देनी है आपको प्रॉपर तरीके से, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट एंड पीएनएल पे क्या जानी होती है, हमारी रिपोर्ट जानी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट है? अभी तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट ऑल्सो स्टेट, और क्या लगता है, जो कंपनी ऑडिटर की, जो ऑडिटर की रिपोर्ट में लगता है कंपनीज के अंदर कैरो वगैरह यहाँ अप्लाई नहीं होता, कॉर्पोरेट सेक्टर से बाहर है तो कैरो हटा दो। उसके अलावा 143(1) वहां भी लगता था, यहाँ भी लगता है, 143(3) वहां भी लगता था, यहाँ भी लगता है, तो 143(3) यहाँ पे लगेगा कि ऑल द इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन, ले लिया प्रॉपर, बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी ब्रांच वगैरह से आने थे वो आ गए हैं, उनसे रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं या नहीं आई हैं। उसके बाद में सारी की सारी बैलेंस शीट वगैरह के साथ एग्रीमेंट में है या नहीं है, और कोई भी एडवर्स कमेंट्स वगैरह आ रहा होगा तो आपने रिकॉर्ड किया या नहीं किया। तो यहाँ पे 4 से 5 बातें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से 143(3) आई पढ़ा है, 33 पढ़ा है और 1 और 3 पढ़ा है, तो ये वाला काम आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ज्यादा वो नहीं करवा रहा हूँ, ये आप वहां पे देख सकते हो। नहीं याद है किसी को तो भूल जाना, यहाँ पे मत पढ़ना, छोड़ देना उसको, ठीक है, लॉ वाले दिन पढ़ लेना बस। चलो, अब करते हैं 3 बढ़िया बढ़िया बातें जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड और आएगा, तो इसी से आएगा। अब जो पढ़ रहे हैं 77, 78 एंड 79 जल्दी से। सर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। सर स्पेशल ऑडिट करवाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है स्पेशल ऑडिट करवाने की? बिल्कुल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट बन गई, अब मल्टी स्टेट बनने से क्या हुआ, अलग अलग स्टेट में है, तो स्टेट की अपनी चलेगी तो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे चलेगी, इसी वजह से स्टेट से तो पावर ही छीन ली। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दे दो डायरेक्टली। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसके स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, ये मल्टी स्टेट किसी में अच्छा काम कर रही है, कहीं पे धांधलेबाजी कर रही है, तो आप उस केस में क्या करवा सकते हो, इसका स्पेशल ऑडिट करवा सकते हो। तो किसके पास पावर दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, बढ़िया जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है तो वो क्या करवाने की पावर है, यहां से पढ़ेंगे। उनको किस पे स्पेशल ऑडिट होगा? अफेयर्स नॉट मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। जो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना अच्छी चीज बनी है, 1912 में बनी थी, उसकी कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह बनी जिसके बेसिस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती। प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? प्रैक्टिसेस होती हैं भाई अपने मेंबर्स के लिए खड़े होना, मिडल मैन हटाना, उनकी सेवा करना, उसके लिए बनाई गई थी। आप उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो। मैनेज एज इट वाज कॉज द इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड। आप ऐसा मैनेज कर रहे हो कि बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी लोगों के लिए क्या बनती जा रही हैं, उनको गलत तरीके से नजर आ रहे हैं कि यार कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सारी की सारी बेकार होती हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करती हैं, अच्छी नहीं है। तो ट्रेड और मार्केट में आपका नाम खराब हो रहा है, पूरे के पूरे बिजनेस, पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्या कर रहे हो, इंपैक्ट कर रहे हो। और लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन इज सच एज वुड एंडेंजर इन इंसॉल्वेंसी। और ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी दिख रही है कि आप इनसॉल्वेंट होने वाले हो, कहीं ना कहीं आप मेंबर्स का पैसा, मेंबर्स की सारी उम्मीदें लेके डूबने वाले हो। उस केस के अंदर भी अगर चाहे कि ये रीजन क्या है, तो क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। तो कैसे लिखना है सर इसको? यहाँ तो थोड़ा कम लिखा हुआ है, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। मतलब सर यहां से देखना कि जो अफेयर्स ऑफ एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट बीइंग मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल डेट। मतलब आप खुद के लिए भी कहीं ना कहीं अकॉर्डेंस नहीं कर रहे हो, खुद के हिसाब से जैसे करनी चाहिए वैसे भी मैनेज नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं म्यूचुअल डेट जो और जिस तरीके से फॉलो करते हैं प्रैक्टिस वगैरह को, वैसे भी नहीं कर रहे हो। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस वगैरह क्या हो रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ना तो आप खुद कर रहे हो, ना औरों को सही तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने दे रहे हो, प्रैक्टिसेस वगैरह फॉलो करने दे रहे हो। ऐसे केस के अंदर अगर कोई भी खबर पहुंची सेंट्रल गवर्नमेंट तक, तो समझ लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल ऑडिट आपके ऊपर आ जाएगा। दूसरा, अगर आप जो भी आप कर रहे हो, आप सीरियस इंजरी दे रहे हो या डैमेज कर रहे हो किसको, इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड, आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ट्रेड को इंपैक्ट कर रहे हो, बिजनेसेस को इंपैक्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आपके ऊपर स्पेशल ऑडिट आ जाएगा। ये बिजनेस अब चिल्लाने लगेंगे, सरकार तक खबर जाएगी और आपके तक पहुंच जाएगी सरकार। लास्ट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एंडेंजर कर रही है सॉल्वेंसी को, कि आप सॉल्वेंट होने वाले हो, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बंद होने वाला है। अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे तो भी सरकार आपके ऊपर आके आपका क्या करवा सकती है, ऑडिट करवा सकती है, कि ऐसा क्या हो गया कि आपको बंद होना पड़ गया, सारा पैसा कहां गया, ये देखने के लिए सरकार आपके ऊपर आ जाएगी। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स फॉर सेक्शन 77 केसेस फॉर द स्पेशल ऑडिट। जल्दी से बताओ मुझे, समझ आ गए? प्रैक्टिसेस का सही तरीके से काम ना करना, खुद से ना करने देना, पहला। दूसरा, कहीं ना कहीं सीरियस इंजरी प्रोवाइड करना, किसको, इंडस्ट्री को या बिजनेसेस को। और तीसरा, आपका सॉल्वेंसी हो जाना, और मतलब आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन का खत्म हो जाना। इन 3 केसेस के अंदर सरकार का आपके ऊपर स्पेशल ऑडिट करना अलाउड है। चलो जी, आई होप डन हो गया होगा। कोई यहाँ पे पॉइंट है? और नहीं नहीं नहीं। हाँ, एक वे 4 मंथ्स वाली चीज है, जब तक आई नहीं है, और एमसीक्यू में आएगी तो बिल्कुल आ सकती है, कि अगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो भी पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट, स्पेशल ऑडिट की क्या रिपोर्ट जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो स्पेशल ऑडिट की जो भी रिपोर्ट बन के जाती है सरकार के पास में, तो सरकार को बोला भाई सरकार चुप मत बैठे रहना, 4 महीने का टाइम है डेट ऑफ द रिसीट से। जैसे ही आपके पास ऑडिट रिपोर्ट आती है, विद इन द 4 मंथ्स आपको उसके ऊपर क्या लेना होता है, कोई ना कोई एक्शन लेना होता है, या बताना होता है कॉपरेटिव सोसाइटी को क्या करना है क्या नहीं करना। जो भी आपको करना है आप करो, लेकिन 4 महीने के अंदर आपका काम है, आपको उसके ऊपर क्या लेना होता है, एक्शन लेना होता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। बस 4 मंथ्स का पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 77 इतने में डन कर देना। अब आ जाना 78 के ऊपर। 78 79 बिल्कुल सेम से ही है, तो दोनों पढ़ लेते हैं। इंक्वायरी बाय द सेंट्रल रजिस्टर। अब आती है सर, इंक्वायरी करवानी है सेंट्रल।
ऑडिटर को भेजती है वो क्या करने के लिए सर, स्पेशल ऑडिट करने के लिए सरकार भेज सकती है। इंक्वायरी करवानी है तो इंक्वायरी हो सकती है, इंक्वायरी के लिए उनके ऊपर ऑलरेडी एक बंदा बैठा है जो ऑडिट भी उसको रिपोर्ट करता है, कौन बंदा बैठा है, रजिस्ट्रार बैठा है। तो इंक्वायरी किसके थ्रू होगी, सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू होगी। अब सेंट्रल रजिस्ट्रार क्या करता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार कब इंक्वायरी करेगा सर, क्वेश्चन यही आएगा कब इंक्वायरी करेगा। पहले तो सर इंक्वायरी वो तब करता है जब किसी के पास से उसके पास क्या जाती है, कंप्लेंट जाती है। कंप्लेंट कौन लोग कर सकते हैं, पहला उनका फेडरल फेडरल कोऑपरेटिव एजेंट जो बंदा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फेडरल वाला बंदा होगा, जो लॉ एंड रेगुलेशन मेंटेन करता होगा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो बंदा। तो एक फेडरल वाला बंदा डायरेक्टली जा सकता है, सीआर के पास जा सकता है। दूसरा कोई क्रेडिटर उठ के जा सकता है या फिर कोई मेंबर ऑफ द बोर्ड उठ के जा सकता है। अब सर कितने वाले, तो सर क्रेडिटर का नंबर ज्यादा बड़ा होना चाहिए बोर्ड का, तो सर हमने करा क्या, तो बोर्ड की बात करेंगे तो वन थर्ड, तो वन थर्ड बोला है कि क्रेडिटर्स नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो हाँ, तो क्रेडिटर्स कर सके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड में ये लोग छोटे वाले लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, इसलिए वन थर्ड की दी है। और अगर मेंबर्स की बात आ गई, मेंबर्स को कुछ लग रहा होगा हमारे हमारे को लोन नहीं दे रहा हमारा कॉर्पोरेट सोसाइटी, तो वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए बोला है वन फिफ्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब ये बड़ा ग्रुप होता है मेंबर्स का, मेंबर ज्यादा होते हैं इसलिए वन बाय फाइव कर दिया। क्रेडिटर्स और बोर्ड छोटा होता है इसलिए उसका वन बाय थ्री कर दिया। ये तीन लोग कोई भी चाहे कभी भी बोर्ड को क्या कर जाके किसको क्या कर सकता है, सेंट्रल रजिस्टर को क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। जैसी कंप्लेंट आएगी सेंट्रल रजिस्टर का काम क्या शुरू हो जाता है, इंक्वायरी करना। तो जल्दी से मेरे साथ साथ, फेडरल कोऑपरेटिव वाला बंदा जाके क्या कर सकता है, बिल्कुल रिपोर्ट कर सकता है। दूसरा कोई भी क्राइटेरिया बोर्ड वन थर्ड वाला से कम का नंबर, वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड टोटल वाले। और दूसरा को आप टोटल कौन से वाले, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसके वन फिफ्थ वाले लोग उठ के जाके क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी करवा सकते हैं रजिस्ट्रार से। ठीक है जी, बिल्कुल। किस किस कंडीशन में कि आपको लगता है कि वर्किंग सही नहीं हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस वीक हो रही है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं हो रहा है, लॉ रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं चल रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, जो भी आपको जायज रीजन मिले उसके ऊपर आप उठिए और जाके सेंट्रल रजिस्टर को क्या कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। उससे पहले जो लोगों का आपका लगेगा वन बाय थ्री वन बाय फाइव, उन लोगों को साथ में ले लेना, बस इतना ही जरूरी है। क्या सर ऐसे एकदम से सर सेंट्रल रजिस्टर के पास अगर इंक्वायरी आई है तो क्या वो सीधा सीधा एक्शन ले लेगा, नहीं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितने दिन का टाइम देगा, 15 दिन का नोटिस देगा कि सर मुझे ऐसा कुछ सुनने को मिला है आपके बारे में, मैं आपको सामने से अपनी बात रखने का मौका दे रहा हूं कि आप अपने मेंबर्स को लोन क्यों नहीं दे रहे हैं, बता दीजिए। 15 दिन के अंदर उसने टाइम दिया। पावर्स के सारा का सारा रीजनेबल टाइम पे पूरा का पूरा फ्री एक्सेस वगैरह देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने कोई अर्जेंट नोटिस वगैरह कोई मीटिंग बुलानी छोटी सी, तो आपको 7 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, तब जाके आपकी मीटिंग सेट होगी। अगर आपने मीटिंग करना चाहते हो कोई भी जनरल मीटिंग, अगर रजिस्टर को कोई मीटिंग हेल्ड करवानी है तो उसे 7 डेज का टाइम देना पड़ेगा लोगों को इकट्ठा होने के लिए। और वो समन करवाना चाहे तो क्या करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पे समन अलाउड होता है इंक्वायरी के अंदर। जल्दी से बता दो यहाँ तक तुम्हारी बात तुम्हारे को क्लियर है या नहीं है। लास्ट में फॉलो अप विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, उसे क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। 3 महीने से ज्यादा तक इंक्वायरी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। जल्दी से, तीन लोग जाके इंक्वायरी करवा सकते हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं कर रहे, वर्किंग सही नहीं हो रही है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग दिया जाता है 15 दिन का। मीटिंग बुलानी है स्पेशल कोई तो 7 दिन का टाइम देना पड़ेगा उसके पहले पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, भाई अरेंज कर लो अपने बंदे। और अगर समन करवाना है किसको, समन भी करवा सकते हो। और 3 महीने के अंदर आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, जब भी आपके पास रिसीट आ जाती है इंक्वायरी की, जो भी आपको रिपोर्ट देके जाता है उसके बाद 3 महीने में एक्शन लेने का काम होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार का, तो उसको काम लेना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं या नहीं। अब तो बोल दो यार, हाँ यार अब तो तुम लिखा होगा पेपर में, अब तो बैठ जाने चाहिए यहाँ पे, मतलब मेरी तरह याद हो जाने चाहिए तुम लोगों को, है कि नहीं। सर इंस्पेक्शन में कुछ बदलता है, बिल्कुल नहीं बदलता है। क्या याद रखना है सर, छोटा सा बात, इंस्पेक्शन की जैसे ही बात आती है, इंस्पेक्शन के लिए भी क्या रिक्वेस्ट की जाती है, तो कौन सी चीज बड़ी है सर, इंक्वायरी या इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ज्यादा बड़ी है। इंस्पेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स निकलवाने पड़ेंगे, एक्चुअल देखना पड़ेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट गई होगी मेंबर्स की कि यार हमारे को लोन दे दो, वो नहीं आप लोन दे रहे हो। इंक्वायरी में तो पूछा जाता है, इंस्पेक्शन में बहुत ज्यादा जाके देखा जाता है। तो सर जब इंस्पेक्शन की बात आती है तो क्या बदलता है, फेडरल कोऑपरेटिव बंदा जाके ही बोलेगा तो इंस्पेक्शन करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है। नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे उनका वन थर्ड चलेगा। हाँ, यहाँ पे इन्होंने ना क्रेडिटर यहाँ पे लिखा है, आप लोग बोलते हो क्रेडिटर नहीं आता, आप या तो आप ये मान के चलो सर क्रेडिटर आता है, बात ही खत्म कर दो, बस क्रेडिटर को कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे और यूज करता है। तो वो कहता है या तो फेडरल वाला बंदा होगा या फिर क्रेडिटर फेडरल वाले बंदे को ही रिपोर्ट करता है, ठीक है, कि यार ऐसा कुछ इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है वर्किंग में। तब जाके सेंट्रल रजिस्टर के पास रिपोर्ट हमेशा किससे आएगी, फेडरल से ही आएगी इंस्पेक्शन की। डायरेक्टली क्रेडिटर को अलाउड नहीं है इंस्पेक्शन के लिए रिपोर्ट देना, वो किस में अलाउड था, इंस्पेक्शन में अलाउड था। बस इतना सा पॉइंट याद रखना, मैंने इसलिए मैं हमेशा मान के चलता हूं बोल जो क्रेडिटर है ही नहीं। बट अगर आप किसी को डाउट हो रहा है पढ़ने के बाद तो मैं क्लियर कर देता हूं, इंक्वायरी में क्रेडिटर को क्लियरली अलाउड है खुद से चले जाना, यहाँ पे उसको अलाउड नहीं है। यहाँ पे बोला भाई तो फेडरल के पास जा, जो उनका लॉ रेगुलेशन का बंदा बैठा है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसको लिख चिट्ठी, उसको चिट्ठी लिखेगा, उसे सही लगेगी, वो अपने आप चला जाएगा सेंट्रल रजिस्टर पे, बात खत्म। और मैं बोर्ड उठ के खुद से जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मेंबर वही 1/5 वाले खुद से जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो बिल्कुल सेम है, बस क्रेडिटर की पोजीशन चेंज हो गई है। सर इसमें भी वही हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रीजन सेम है, 15 डेज यहाँ पे दिए जाते हैं, पर इंक्वायरी के लिए समन करना अलाउड है, किसी को बुलाना और उसे सवाल पूछना, लेकिन इंस्पेक्शन में समन करना अलाउड नहीं होता, बस ये बात याद रखना। और आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है अपनी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, ये पॉइंट भी सेम का सेम है, कुछ भी नया इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ समन अलाउड नहीं होता, और क्रेडिटर की डायरेक्ट अप्रोच अलाउड नहीं होती है, फेडरल के थ्रू अलाउड होती है। हाँ, ये डन डन। चलो जी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो सर अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रह गया, देखो यहां से क्वेश्चन आपको मिल गया, एक तो पक्का कवर कर लिया आपने, और अगर अगर आया गवर्नमेंट ऑडिट से तो वो भी कवर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज को सुन लो जल्दी से, छोटा सा है वैसे तो, कुछ काम का नहीं है। सर ट्रस्ट एंड सोसाइटी के बेस में क्या याद रखना है, मोटे मोटे पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेना। सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जब भी बात आती है तो सारे के सारे ट्रस्ट होते हैं क्या, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह एनजीओ वगैरह भी ट्रस्ट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो अगर आपने ट्रस्ट बनाया तो जो ट्रस्ट होता है इनके ऊपर दो क्या लगते हैं सर, सेक्शंस लगते हैं, कौन कौन से। अगर आपकी सोसाइटी है तो सोसाइटी का सेक्शन लगेगा, अगर आपका इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन के सेक्शन लगेंगे, अगर आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोली तो कंपनीज एक्ट लगेगा। मतलब एक तो आपके ऊपर अपना कोई कौन सा वाला रेगुलेशन का एक्ट लगता होगा, दूसरा हर किसी के ऊपर क्या लगता है कि इनकम टैक्स का एक्ट लगता होगा। तो आपने जब भी आंसर लिखना है, आपके 2 से 3 पॉइंट तो यहीं से बन जाएंगे ट्रस्ट एंड सोसाइटीज के बारे में, कि ट्रस्ट एंड सोसाइटी क्या अपने एक्ट को फॉलो कर रही है पहले तो, जो 1912 वाला लेट से, तो आप 1912 वाले में आने चाहिए। अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना 1860, तो उसके अंदर आपने उसको क्या करना है, फॉलो करना है, उसके कंप्लाइंस फॉलो करना है। अगर आप चैरिटेबल या नॉन प्रॉफिट वाले हो तो सेक्शन 8 फॉलो करना है लेट से। अगर आप इनकम टैक्स के अंदर, और लास्ट में इनकम टैक्स किसके लिए, सबके लिए कॉमन है, इनकम टैक्स तो सबके ऊपर लगता ही लगता है। तो ये आपने ना ये वाला जो बेस है आंसर को बनाने का, पूरे के पूरे ट्रस्ट एंड सोसाइटी का याद रखना, आपको 2 से 3 पॉइंट यहीं से मिलेंगे। और अगर आप इन सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा डोनेशन भी लेते हैं, जैसे ही आप डोनेशन लेते हो तो उसमें आप खुद से पॉइंट डालो कि अगर आप फॉरेन के अंदर, फॉरेन कंट्री का उसके अंदर डोनेशन लेते हो तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो तो आपके ऊपर कौन सा एक्ट लग जाएगा, FCRA भी लग जाएगा। हर किसी आंसर में 3 पॉइंट तो क्लियर लिखाना, पहले नंबर पे अपना कंप्लायंस ऑफ द सोसाइटीज एक्ट, या फिर वन का पर्सन कंपनी एक्ट, या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का एक्ट, वो फॉलो करो। दूसरा, इनकम टैक्स के होने वाले प्रोविजंस को फॉलो करो। दूसरा, तीसरा, अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो तो FCRA को फॉलो करो। हर किसी केस में ये 3 पॉइंट आपने बना के आने ही आने हैं, इससे आपका आंसर को अच्छी खासी डेप्थ मिल जाएगी। चलो आ जाओ। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी होती है, बेसिक बेसिक बिल्कुल सब कुछ बनाना होता है, कैश बुक, लेजर, जनरल बिल्स वगैरह मेंटेन करना, ओरिजिनल बिल्स, एनी अदर, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बुक्स बनानी होती हैं। कहां से पढ़ेंगे सर इंपॉर्टेंट। सर इसके अंदर आता है, सच वर्किंग पेपर शुड इंक्लूड हिज नोट्स ऑन द फॉलोइंग अमंग्स द अदर मैटर। तो कहता है सर उसके वर्किंग पेपर्स के अंदर और क्या क्या लगना चाहिए, ऑडिटर जो मेंटेन करता है अपने वर्किंग पेपर्स, उसके अंदर अगर बात करें तो वो क्या क्या और एडिशनल इंक्लूड होना चाहिए। तो वर्किंग पेपर्स के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है वो लिखना है सर, जो भी उसने वर्क डन किया होगा, जो भी कंडक्ट किया होगा, ऑडिट किसने किया वो लिखा जाएगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन ली होगी वो लिखी जाएगी, जो भी इसने डिसीजन लिए किसके बेसिस पे, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे, वो भी लिखे जाएंगे। कोई भी अगर जुडिशनल प्रोनाउंसमेंट लगती है, क्योंकि ये जुडिशरी से जुड़ी हुई सारी एंटिटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके ऊपर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होते हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूशंस की अपनी कुछ रेगुलेशंस है, कुछ प्रोनाउंसमेंट्स हैं, अगर वो इसने यूज करी होंगी अपनी ऑडिट रिपोर्ट को ड्राफ्ट करते हुए, तो ओके, जैसे मान लो बोलता है कि मैंने इस वाले केस का रेफरेंस लिया है इस चीज को स्टेब्लिश करने के लिए, तो वो केस का रेफरेंस उसको कहां लगाना पड़ेगा, अपने वर्किंग पेपर्स में लगाना पड़ेगा। और लास्ट में कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह, कोई भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कोई भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया तूने, तो वो भी तेरे वर्किंग पेपर्स में लग जाएगी। तो बेसिक बेसिक बात है कि अपने वर्किंग पेपर्स में ऑडिटर क्या क्या लगा के चलता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। उसके बाद में, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑडिटर वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड और obtained बाय द ऑडिटर प्रोवाइड एविडेंस। जो उसके वर्किंग पेपर्स होते हैं वो क्या एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देना है, कि वो बताते हैं कि जो उसने ऑडिटर ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है वो सब कुछ एग्जामिन करने के बाद किया है, जो भी वो ओपिनियन के ऊपर आया है वो सारी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन को चेक करने के बाद आया है, उसने जितनी भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करी है वो सारी की सारी फुल एंड कंप्लीट थी, तभी उसने क्या दिया, अपना ओपिनियन दिया बिफोर अराइविंग एट ओपिनियन। और लास्ट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक्यूरेट एंड कंप्लीट भी थी, जिसको उसने एग्जामिन किया है। तो मतलब बेसिकली उसी का दूसरा वाला टाइप से वर्जन करके लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं है, सुन लिया, कम खत्म हो गया, याद रहा तो बढ़िया। छोटा छोटा क्या याद रखना है, ये बातें याद रख लो। ट्रस्ट के कोई भी 6 पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया सर क्या करना है, पहले बोलो अपने एप्लीकेबल एक्ट को अच्छे तरीके से, अपने एप्लीकेबल रूल को सही तरीके से कंप्लायंस कर लेना भाई, पहले नंबर पे मैं ये चेक करूंगा। फिर उसके बाद
सोसाइटी के अंदर जैसे ये 1860 वाला आ गया, और मैं तुम्हें क्या बता रहा था, जैसे तुमने बोली यार फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट की बात आ गई और इनकम टैक्स एक्ट की बात आ गई। तो तीन एक्ट के नाम तो तुमने जहां पे मौका मिले वहां पे डाल सकते हो, ट्रस्ट में भी डाल सकते हो, ट्रस्ट के ऊपर भी क्या वो लगता है इनकम टैक्स, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल डालिए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपने वाले एक्ट की बात, फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो तो एफसीआरए की बात, तीसरे नंबर पे जो भी उसके बेसिस पे टैक्स एग्जम्पशन वगैरह मिली है तुम्हें एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इन तीनों चीजों को तो ऑडिटर चेक करेगा ही करेगा। ये तीन तो बातें बिल्कुल कॉमन है, दोनों में लगा देना। अब आगे चलते हैं जी, ये तीन पॉइंट तुम्हें मिल गए। फिर तुमने जो भी डोनेशंस वगैरह वगैरह रिसीव करी हुई हैं, अगर कुछ भी तुमने करी है तो वो मैं क्या करूंगा, अच्छे तरीके से चेक कर लूंगा। ट्रस्ट को डोनेशंस बहुत मिलती हैं। इंपॉर्टेंट तीन पॉइंट इसके कौन से थे जो हमने साथ में पढ़े थे सर, ये वाले तीन पॉइंट आराम से बनते हैं, याद भी रहते हैं। क्या? मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज चेक करना मेरा काम होता है। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज जब डिसाइड होते हैं तो उसके लिए एक मीटिंग की जाती है, वो मीटिंग देखना आपने कि मीटिंग सही तरीके से रेगुलर हो रही है नहीं हो रही, और मीटिंग के मिनट्स वगैरह आपने सही तरीके से ले लेना। ये सारे केस आपने क्या करने होते हैं, ऑडिटर को चेक करने होते हैं। और अगर कोई ट्रस्टी को डेटर और क्रेडिटर तो नहीं है उस ट्रस्ट का, ये भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी इरेगुलर इलीगल या इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी ऑडिट वाला खेल, वो भी आपने क्या कर लेना होता है, चेक कर लेना होता है। बिल्कुल बेसिक बेसिक पांच पॉइंट आप कोई से भी उठा लो यहाँ से ट्रस्ट को लेके। पहले दो तो एक्ट डालो, उसके अंदर इनकम टैक्स छपा के मारो, ट्रस्ट एक्ट छपा के मारो, दो हो गया, डन। उसके बाद तीसरा यहाँ डोनेशन होती है यहाँ पे, बिल्कुल तो डोनेशन वाले पॉइंट में डालना कि एफसीआरए ले रहे हो फॉरेन डोनेशन, तो एफसीआरए का एक्ट भी चेक करूंगा, तीन हो गए। चौथा, कुछ भी रेगुलर वगैरह मिलेगा ऑडिटर को क्या करना है, रिपोर्ट करना है, चार। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज, उनकी होने वाली मीटिंग और मीटिंग से निकलने वाले मिनट्स, ये तीनों चीजें दिखा दो मुझे। और लास्ट में कोई भी ट्रस्टी तुम्हारा डेटर या क्रेडिटर है तो मुझे पता होना चाहिए भाई उसके बारे में, वो रिलेटेड पार्टी कहीं ना कहीं बन जाएगा तुम्हारा, ये बता देना, मेरा काम हो जाएगा। इतना याद रखना है आपने। कोई भी अनोनमस डोनेशन मिली बता देना, कुछ भी इरेगुलरिटी मिली याद रहा तो ठीक है, नहीं तो हमारे हो गए हैं, पांच पॉइंट रखने हो गए। सोसाइटी के अंदर तीन पॉइंट तो वो हो गए। सोसाइटी को चौथा पॉइंट मैंने तुम्हें याद अगर याद बताया था, ऑब्जेक्ट क्लॉज। सोसाइटी का एक ऑब्जेक्ट का क्लॉज होता है जिसमें सोसाइटी बताती है मैं किस चीज की सोसाइटी बनी हूँ, चैरिटेबल काम करने वाली हूँ, सोशल काम करने वाली हूँ, कल्चर काम करने वाली हूँ, एजुकेशनल एक्टिविटीज करने वाली सोसाइटी हूँ। पहले इसका ऑब्जेक्ट जानो, उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप उनके इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करो कि वैसे इंटरनल कंट्रोल्स लगा भी रखे हैं ना आपके ऑब्जेक्ट को करने वाले, या नहीं लगा रखे। ये आपके यहाँ पे निकल के आ देंगे पांच पॉइंट। और लास्ट पॉइंट सेम है, कोई भी इरेगुलर इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट्स लेके आपने चलने हैं, दोनों के अंदर सेम सेम से पॉइंट ही लगते हैं। डन डन। बताइए। ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, कोई भी बोलूंगा पांच पॉइंट तो याद आ जाएंगे कोई से पांच, यस और नो। यस और नो याद करने का तरीका समझा दिया मैंने, तीन तीन पॉइंट तो सेम है, ठीक है। और चौथा भी सेम है, कौन सा वाला, एनी इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। चार तो बिल्कुल कॉमन, ठीक है। सोसाइटी में पांच में उठाना है ऑब्जेक्ट से, ऊपर वाले में उठाना है ट्रस्टीज से। डन डन। चलो जी। सर इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा करवाओगे, या देखो इसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट है तो है, कराने का मन कम है, अरे सर ऐसे मत बोलो। कौन सा वाला सर, कौन सा वाला? ये वाला, हायर परचेज एंड लीजेस। पता नहीं क्यों लग रहा है, ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि पेपर में दिख जाएगा और तुम वहां पे परेशान होगे, तो तुम्हें मैं करवाई देता हूँ। हायर परचेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर लीजेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीजेस मेरे को लगता है पेपर में आ सकता है, तो एक बार चलो सुन लो मेरे से जल्दी जल्दी, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है सर, इसके अलावा बस एक होटल, होटल कराना है तुम लोगों को मैंने, बस एक होटल ही रह गया, हाँ। बस उसके बाद होटल से हमारा काम हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट जो है होटल का, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अब सर, हायर परचेज, ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज के बारे में बता दो। हायर परचेज का बेसिकली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि मैं हायर बोल रहा हूँ कि मुझे भाई कुछ हायर परचेज पे लेना है, सामने वाला मुझे क्या कर देगा, पोजेशन दे देगा गुड्स का, बिल्कुल मैं उसे एक एग्रीड अमाउंट पे करने के लिए भी तैयार होता हूँ कि मैं तेरे को एग्री अमाउंट दूंगा, तो मुझे पोजेशन दे देना, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कब ट्रांसफर होती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी, उसके बाद मैं तेरे को पोजेशन दे दूंगा, भाई सारा की सारी प्रॉपर्टी तेरी होगी, मैंने अपना पैसा पूरा का पूरा ले लिया। अगर बीच में तूने मेरी एक भी इंस्टॉलमेंट मिस कर दी तो मैं इसको राइट टू टर्मिनेट करने का राइट रखता हूँ कि मैं तेरे को अब अपनी पोजेशन नहीं दूंगा, ना ही मैं तेरे से आगे कोई पैसा लूंगा, एसेट मेरा मेरे पास रहेगा, तू पैसे देने बंद कर दे। इसे बोला जाता है हायर परचेज का होने वाला एग्रीमेंट। बढ़िया सर। इसमें बंदा कौन होता है, हायरर होता है जो ऑब्टेन करता है, और दूसरा क्या होता है, ओनर होता है जिसके पास में राइट होता है उस एसेट का, बाद में वो राइट क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। सर हायर परचेज को की ट्रांजेक्शन को चेक करते हुए ऑर्डर क्या देखता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या देखा जाता है। पहला क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना 4 नंबर का पेपर में देखने को मिल सकता है। सर हायर परचेज एग्रीमेंट पहले तो क्या होना चाहिए सर, राइटिंग में होना चाहिए और दोनों पार्टियों से साइन करनी चाहिए, जो ले रहा है वो भी, जो दे रहा है वो भी, करवा लिया जी। उसके बाद में एग्रीमेंट के अंदर कुछ बेसिक बातें होनी ही होनी चाहिए और ऑडिटर को उसको चेक भी करना है। क्या? हायर परचेज का जो पहले तो एसेट है उसका एक्चुअल कैश प्राइस कितना है ये बता, फिर हायर परचेज प्राइस कितना बनेगा ये बता। सर हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस में डिफरेंस क्या होता है, कैश प्राइस जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, हायर परचेज प्राइस जब उसको तो इतनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट वगैरह लगाने के बाद जो थोड़ा सा वो महंगा पड़ने वाला है मुझे, उसके बारे में भी क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे। मतलब जो तू मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे लेगा, इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितने का पड़ जाएगा और एक्चुअली में कितने का एसेट है वो क्लियर होना चाहिए। दो बातें। तीसरा सर, डेट होनी चाहिए उसके ऊपर,
बिल्कुल होनी चाहिए। चौथा, कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में पैसा पे किया जाएगा, ये होना चाहिए, यस होना चाहिए। कैसे पे किया जाएगा, किस मोड से पे किया जाएगा, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट में किस गुड्स की बात हो रही है जो आप इस हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ये भी क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में लास्ट का पॉइंट आता है, इंश्योर करना कि इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली क्या हो रही हो, प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट से जा रही हो। तो ये टोटल पॉइंट है जो हायर परचेज को चेक करनी होती है। टोटल तीन बातें ऑडिटर को चेक करनी होती है। पहला, राइटिंग में है या नहीं है। दूसरा, हायर परचेज की टर्म्स मैच सही है या नहीं है। और लास्ट में, इंस्टॉलमेंट रेगुलर बेसिस पे हो रही है या नहीं हो रही है। हायर परचेज में जल्दी से मेरे साथ पांच बातें, कौन कौन सी सर? सारे बोलेंगे जल्दी से। पहले, उसका कैश प्राइस क्या है, फिर उसका हायर परचेज प्राइस क्या है। दो बातें पता चल गई, बहुत बढ़िया। तीसरा, कौन सी डेट पे एग्रीमेंट साइन हो रहा है आपका। चौथा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बता दो, उसका मोड बता दो, कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, सब एक्सप्लेन कर दो। और लास्ट में बता दो क्या, कि कौन सी गुड्स की एग्रीमेंट आप लोगों ने करी है। दीज आर द फाइव थिंग्स दैट यू हैव टू वॉच, कि हर एग्रीमेंट में ये बेसिक बातें होनी ही होनी चाहिए। यहां से कुछ भी मिसिंग है तो वो एग्रीमेंट अपने आप में सही नहीं होगा। चलिए जी, ये एक ही क्वेश्चन बनता है हायर परचेज से। अब बात करते हैं सर लीजेस की। लीजेस क्या होता है सर? एक लीज का भी एग्रीमेंट बनता है, बिल्कुल बनता है। लीज वाले में सामने वाले को क्या दिया जाता है, राइट टू यूज दिया जाता है, कि तू मेरे एसेट का यूज कर सकता है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। उसके अगेंस्ट में तेरे से क्या ले लूंगा, रेंट ले लूंगा उसका, जितना तूने मुझे उसे यूज किया होगा। ठीक है जी। इन सर्टेन लीज एग्रीमेंट्स लीगल ओनरशिप क्या हो जाती है? कुछ लीज एग्रीमेंट में ओनरशिप आपको लगता है कि लेसर के पास भी रह सकती है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर भी हो सकते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर भी किया जा सकते हैं। उस अरेंजमेंट को बोला जाता है फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, जिसमें आप सब कुछ ट्रांसफर कर देते हो पर स्टिल उसको लीज की तरीके से दिखाते हो। यही हमारे को ढूंढना होता है एज एन ऑडिटर। चलो, अ नॉर्मल फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन यूजली गोस थ्रू द फॉलोइंग मॉडलिटी। किसके थ्रू निकलती है? सबसे पहले सर, लीज का फ्लो क्या बनता है, जल्दी से बता दो मुझे सर। पहले तो सर रेज का क्या होता होगा, सिलेक्ट होता होगा सर कौन सा इक्विपमेंट है जो हमने क्या करना है, लीज पे देना है। फिर उसके बाद में लेसर को अप्रोच किया जाता होगा, हाँ भाई लेसर तूने लेना है या नहीं लेना। फिर एक लीज का एग्रीमेंट तैयार होता होगा और रेट्स की बात होती होगी किस रेट पे लेगा। फिर और जिस रेट पे वो बात करता है, जो वो ऑर्डर देता है, उसके बेसिस पे मैं अपना मैन्युफैक्चर को चूज करता हूँ, किस मैन्युफैक्चर से लेके मुझे इसको ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है। फिर उस प्रोडक्ट को मैं उसे डिलीवर कर देता हूँ, और सारी की सारी कहानी की लीज एग्रीमेंट के अंदर आ जाती है। जो मैंने ऊपर भी हायर परचेज पढ़ा था, वही सारी कहानियां लीज एग्रीमेंट में भी होती हैं। और ड्यूरिंग द लीज पीरियड लेसी को क्या करना होता है, उसे देखना है कि वो रेंटल पे कर रहा है नहीं कर रहा। जो भी इक्विपमेंट्स है उसकी रिपेयर वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके नाम पे आएगी वो देखनी है। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वारंटीज आती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, उसका क्या इन्होंने लीज के अंदर एग्री, जो भी लिखा हुआ है सब एग्रीमेंट का पार्ट बनता है, एग्रीमेंट में होना चाहिए। और एट द लास्ट ऑफ द जो इक्विपमेंट होता है वो क्या हो जाता है, वापस कर दिया जाता है, रिट्रीट टू द लेसर को दे दिया जाता है, बैक टू द अगेन टू द लेसर के पास वो पहुंच जाता है। तो आपने एक एसेट दे दिया, उसने यूज कर लिया, वापस आपके पास आ गया। उससे पहले क्या होता है, जब आपने लेना होता है, जल्दी से मेरे साथ फ्लो याद रखेंगे, प्रोसेस क्या है लीज का। पहले क्या होगा, पहले जल्दी से, पहले क्या होगा, पहले इक्विपमेंट को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। कौन सा इक्विपमेंट है कि भाई जो सिलेक्ट होगा। फिर लेसी किसको अप्रोच करेगा, लेसर को अप्रोच करेगा। वो क्या बताएगा, भाई ये वाला इक्विपमेंट है, वो अपने मैन्युफैक्चर से बात करेगा, रेट वगैरह लेगा, एक एग्रीमेंट बना देगा। उसके बाद में वो डिलीवर कर देगा। डिलीवर करने के बाद में सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा हुआ होगा। और फिर लेसी का पीरियड के बेसिस पे क्या होगा, लेसी अपने पीरियड में रहते हुए क्या क्या देगा, रेंटल पे करेगा, इक्विपमेंट जो भी उसे रिपेयर्स वगैरह होगी वो करवाता रहेगा। और लास्ट में वो क्या करेगा, साथ में उसको कोई भी मैन्युफैक्चर वगैरह की जो वारंटी होगी वो कहीं ना कहीं उसे क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से लिखा होगा कि कैसे एंटाइटल की जाएगी। और लास्ट में वो वापस इसके पास पहुंच जाएगा, लेसर के पास पहुंच जाएगा। सर ये काम का था, इतना नहीं काम का क्या है सर, अब बता रहा हूं, आ जाओ। सर ऑडिटर का प्रोसीजर बता दो। ऑडिटर का प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीजिंग ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द लीजिंग कंपनी, द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी मेंट बाय द ऑडिटर। तो ऑडिटर का प्रोसीजर क्या, क्वेश्चन पेपर में यही आएगा, ऑडिटर का प्रोसीजर बताओ इन टर्म्स ऑफ लीजेस। तो पहला, सबसे पहले कहानी कहां से शुरू करनी है सर, हमको याद रखना है सर, लीज का एग्रीमेंट जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे वही है। और लीज एग्रीमेंट पे अपने आप का बनता है 4 नंबर का, हायर परचेज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन इंडिविजुअल जो बनते हैं वो ये बनते हैं, ठीक है। लीज एग्रीमेंट में सर वही डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसर क्या है, लेसी कौन है, इक्विपमेंट कौन सा है, लोकेशन कहाँ पे जहाँ पे वो इंस्टॉल्ड होगा, ये सारी चीजें मुझे चेक करनी होती हैं। फिर अमाउंट की बात आ जाती है जो उसमें लिखी है, किस डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है, पेमेंट क्या है, लेट चार्जेस का क्या होगा, वो सारी बातें लिखी होंगी। इक्विपमेंट कब रिफंड कब रिटर्न हो जाएगा उसके पास में अगर वो इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं देगा, ये बातें भी क्लियर होंगी। और अगर क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, या उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि जो एसेट तू मेरे से लीज पे ले रहा है, क्या तो उसे आगे लीज कर सकता है या नहीं कर सकता, जिसे बोला जाता है सबलेटिंग। क्या तू मेरे एसेट को आगे सबलेट कर सकता है, मैंने एक घर किसी को किराए पे लिया, उस घर को मैंने आगे किसी को किराए पे दे दिया, ये चीज तभी पॉसिबल है अगर मेरे लीज एग्रीमेंट के अंदर लिखी होगी, वरना मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये 4 बातें लीज एग्रीमेंट का पार्ट बनती हैं। पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग, सेकंड अबाउट द रेट एंड इंटरेस्ट, एंड उसके बाद में थर्ड वाले में सारी की सारी कंडीशंस आ जाती हैं। फिर इक्विपमेंट रिटर्न कब जाएगा और कॉस्ट कौन बियर करेगा, उसकी कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह आएगा। कौन सी वाली कॉस्ट की बात कर रहा है सर, ये वाली। अगर रिपेयर करवाना है, मैन्युफैक्चर वारंटी करवानी है, तो इसकी बात होती है सर, इसकी रिपोर्ट वगैरह कौन क्या होएगी, इसको कौन क्या करेगा इसको। तो ये सारी बातें भी आप क्या करते हो, एग्रीमेंट में लिख के चलते हो कि सर अगर ऐसी कोई कॉस्ट आएगी आप बियर करोगे या मैं बियर करूंगा। और लास्ट में सबलेटिंग का प्रिंसिपल फॉलो करना होता है कि सबलेटिंग अलाउड है या अलाउड नहीं है। तो ये बातें तो एक पॉइंट बनता है मेरा, यस और नो, लीज एग्रीमेंट सिंपल।
वेरी वेरी सिंपल, हायर परचेज और लीज एग्रीमेंट को कॉमन तरीके से पढ़ा जा सकता है। चार चार का लिखाओगे? बता दो जल्दी बता दो। ऐसे मत करो, लो मत पढ़ो, दो ही चैप्टर कवर करोगे आज तो मुझे लग रहा है। ऐसे मत करो। ठीक है जी, पहले नंबर पे सर ये दोनों चीजें आ गई, लीज एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से पहले नंबर। तो अब सर कहानी शुरू होती है, मेरे को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है तो 5 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन ये लीज एग्रीमेंट में अपने आप में 4 पॉइंट है, तो ये तो एक पॉइंट बना। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ऑडिट प्रोसीजर आएगा सर, तो हमें ये पूरा लिखने की जरूरत है? देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सिर्फ लिख सकते हो कि ऑडिटर लीज एग्रीमेंट को सही तरीके से एग्जामिन करता है और चेक करता है कि सारे पॉइंट सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। छोटी मोटी बात लिख देना, जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो गई, रेट्स हो गया, और सारी की सारी कंडीशंस आ गई, ऐसे खत्म कर सकते हो पॉइंट को। अगर लीज एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आया तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो ये पॉइंट क्लियर करो। दूसरा, सर अब पूरे पॉइंट्स बनवा दो जल्दी से, 5 पहले नंबर पे। सर सबसे पहले क्या आएगा, एक लीज का प्रपोजल आता है, एक लीज का प्रपोजल आएगा, एक फॉर्म सबमिट होएगा लेसी के पास में कि भाई एक रिक्वेस्ट आई है, लेसर को कुछ चाहिए। पहले तो वो प्रपोजल आएगा, जैसे ही वो प्रपोजल आएगा उसके बेसिस पे क्या रेडी कर लिया जाएगा, एग्रीमेंट रेडी कर लिया जाएगा। एग्रीमेंट रेडी करने के बाद में आपने किसी को देना है, आपको उसको देने से पहले क्या चेक करनी पड़ेगी, उसकी क्रेडिट एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं कि वो सिक्योरिटी के केस क्या आ जाएगा, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है कि वो बंदा दे ले भी सकता है या नहीं ले सकता। ये तीनों पॉइंट्स आगे हमारे सिंपल। सा पहले क्या आया, फॉर्म आया, फॉर्म में लेसर की रिक्वेस्ट है कि मुझे ये एक आपसे कोई एसेट चाहिए, क्या वो एसेट आप मेरे लिए बना के दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल दे सकता हूं। एग्रीमेंट वगैरह रेडी हो गया, सब कुछ कंडीशंस वगैरह देख ली मैंने, बता दी कि भाई ये एग्रीमेंट है, ऐसे मिलेगा, देख ले तू, और तेरी क्रेडिट वर्दीनेस मुझे चेक करवा दे, मतलब क्या कोलेटरल में देगा ये बता दे, तेरी स्ट्रेंथ कितनी है पे आउट करने की। ये तीन चीजें होगी। उसके बाद में सर इनवॉइस रेडी हो जाएगा उस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का, फिर इनवॉइस बन जाएगा उसके नाम पे, जो भी नाम पे एसेट जा रहा है उसका। फिर एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगी सामने से, हाँ सर मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, मुझे प्राइस वगैरह मंजूर है, ये पता चल गया। लास्ट में बोर्ड का रेजोल्यूशन पास होगा, अगर आपको रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है कि हाँ सर ये रेजोल्यूशन पास कर दो, हमने इसको ये एसेट देना है, क्योंकि लीजिंग कंपनीज होती है तो कंपनीज के अंदर रेजोल्यूशन पास होते हैं। और लास्ट में अगर आपने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह करानी है तो उसकी कॉपी भी आपको क्या करके देनी पड़ेगी, अटैच करके देनी पड़ेगी, होनी चाहिए मतलब इंश्योरेंस की कॉपी। ये एज एन ऑडिटर मेरे को प्रोसीजर में क्या करना होता है, चेक करना होता है। एक पॉइंट इसका याद नहीं रहता, ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला, ये देख लेना। ऑब्जेक्ट क्लॉज का बेसिकली क्या होता है कि लीजिंग कंपनी के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आई थी प्रपोजल फॉर्म में, वो जो एसेट मांग रहा था वो एसेट वो दे भी सकती है या नहीं दे सकती, इसका कैसे पता चलेगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज देखो कि भाई ऑब्जेक्ट क्लॉज में पता चलता है ये कैपिटल गुड्स में काम कर सकती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम कर सकती है, किसको फाइनेंस कर सकती है, किसको फाइनेंस नहीं कर सकती, ये सारी बातें उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी होती हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है लीजिंग कंपनी के बारे में। फिर जो भी उनके पास प्रपोजल फॉर्म आया था उसको देखो क्या मांग रहे हैं और मैच करके देख लो क्या अलाउड है, अलाउड है, आगे बढ़ जाओ। फिर एक एग्रीमेंट बनाओ, एग्रीमेंट को उसको दो, बोल भाई इसको एक्सेप्ट करके दे दे, सारी कंडीशंस को मान ले, तब तक मैं तेरी क्रेडिट एनालिसिस और क्रेडिट वर्दिनेस को क्या कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अगर तूने एग्री कर लिया तो एग्रीमेंट का फॉर्म मुझे वापस भेज दियो, मैं बोर्ड से रेजोल्यूशन वगैरह पास करवा लूंगा, और तेरे को साथ वो इंश्योरेंस करवानी होगी तो कॉपी ऑफ इंश्योरेंस लगा के तेरे को वो एसेट दे दूंगा, जैसे गाड़ी कॉपी ऑफ इंश्योरेंस के साथ ही मिलती है हम लोगों को आजकल। क्या बात क्लियर है? फ्लो याद समझ आ गया? क्रेडिट वर्दी ऑब्जेक्ट वाला याद नहीं भी रहेगा पॉइंट, दैट्स ओके, ठीक है, फिर भी 5 बन रहे हैं तो मैंने इसे कंसीडर नहीं किया उसको, आप लोगों को याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? ठीक है, तो सिंपल से 5 पॉइंट। सर उसके अलावा ये लोग अपने अकाउंट से बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं S19 नहीं पढ़ा हूं तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सर जब भी कोई चीज फाइनेंस रिलीज होती है वो कैसे पता चलती है, सर ऐसे पता चलती है कि आपने उसको ऑप्शन दिया हो कि तू लास्ट में फेयर वैल्यू पे उस एसेट को क्या कर सकता है, परचेज ही कर सकता है। जब उसके पास परचेज का राइट आ ही गया तो किस नाम की लीज हुई, इसे फाइनेंस लीज बोला जाता है। दूसरा, जो उसकी मेजर लाइफ एसेट की उतने की आपने लीज टर्म कर ली तो फिर इसका मतलब है सारा का सारा एसेट वही यूज कर लेगा। उसके बाद में सर जो प्रेजेंट वैल्यू आती है मिनिमम लीज पेमेंट की, वो किससे मैच कर रही है, फेयर वैल्यू से मैच कर रही है, इसका मतलब है फाइनेंस लीज है। और लास्ट में आपने एसेट ऐसा बनाया उसमें ऐसी स्पेशलाइज नेचर है कि वो बंदे के अलावा से कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये होता है कि ये फाइनेंस लीज की तरीके से क्या हुई है, लीज हुई है। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, रेंटल पे नॉर्मल देना। फाइनेंस लीज क्या होती है, जब आप उसको उसके तरीके से मॉडिफाई करके चीजों को देते हो। तो हमने सर क्वेश्चन नंबर 30 एक ऐसा देखा था जिसके अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट के ऊपर वाली चीजों को पूछ लिया था, पर बाकी हमारी बची हुई थी। तो क्या क्वेश्चन बाकी पॉइंट से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो दो दो नंबर के ये ऐसे ऐसे ओनरशिप और इनके बीच का डिफरेंस पूछ लेता है, एक एक नंबर का ये एक्सप्लेन कर दो, एक नंबर का ये एक्सप्लेन कर दो, ऐसे आ सकता है। तो इस वाले पैराग्राफ को एक बारी डिफरेंस को पढ़ लेना, ठीक है, सिर्फ रीड करके चले जाना कि इसमें ओनरशिप लेसर के पास रहती है, इसमें लेसी पे ट्रांसफर हो जाती है, इसमें प्रोजेक्टर वगैरह कंप्यूटर वगैरह लीज कर पाता है, इसमें प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग आ जाती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ बैलेंस शीट के अंदर आता है या नहीं आता, बैलेंस शीट के अंदर रेंटिंग वगैरह का अरेंजमेंट होता है ऑपरेटिंग के अंदर तो, लेकिन इसमें बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से अपीयर भी करता है। परचेज ऑप्शन किसके अंदर मिलता है, ऑपरेटिंग में नहीं मिलता, इसमें मिल जाता है। लीज टर्म इसके अंदर क्या होती है, एक्सटेंड कर सकते हैं लीज टर्म लेस देन 75% ऑफ द प्रोजेक्टेड वैल्यू, इसमें टोटल एग्जैक्ट कॉस्ट तक भी कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 75% तक ही आप क्या कर सकते हो, लीज टर्म के अंदर लेके जा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे आप फुल वैल्यू ऑफ द एसेट तक भी दे सकते हो। यहाँ पे अदर कॉस्ट भी आती है, इसके अंदर अदर कॉस्ट कौन मेंटेन करता है, सर लेसी जनरली बियर करता है। और टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं होता क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ही नहीं आती, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर आती है तो टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। डन 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 डन। यस और नो?
यस। ठीक है जी, अब क्या, बस सर लास्ट एक बता दूंगा, जल्दी से बताऊंगा 2 मिनट लगा के। क्या सर, ऑडिट ऑफ होटल्स, देखो दो ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसके अंदर ना क्या प्रॉब्लम है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अपने आप में एक 4 नंबर का पूरा सेक्शन बन जाता है। तो उसके ऊपर कभी कभी वो क्या कर सकता है, वो ऑडिट ऑफ होटल्स देगा तो सारे लिख देंगे। तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा कि आपने इंटरनल कंट्रोल्स का पॉइंट बताना है वाइल ऑडिटिंग द ऑडिट ऑफ होटल्स, कि जब बंदा ऑडिटर ऑडिट ऑफ होटल्स करने जाएगा तो वो एज एन इंटरनल कंट्रोल में कौन कौन से एरियाज को चेक करेगा ये बता दो, या तो ऐसे पूछता है। दूसरा, पिलफरेज एक ऐसा एरिया है जहां पे कहीं ना कहीं ऑडिटर को लगता है कि होटल्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स, आप उस वाले एरिया को एक्सप्लेन कर दो 4 नंबर में। तो वो इंटरनल कंट्रोल्स को फोकस करता है, ना कि ओवरऑल ऑडिट को। उसे पता है होटल्स के बाकी पॉइंट तो सब लिख देंगे, इंटरनल कंट्रोल्स के कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो यहीं लगते हैं, वो बच्चों को आते हैं या नहीं आते ये चाहिए उसको। तो सर वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा पॉइंट क्या करना है, आपने बताना है कि सिंपल कैसे शुरू करना है। सिंपल ऑडिट आएगा, आपने लिखना है होटल्स के बारे में पहला पॉइंट कि सर एक पिलफरेज एक ऐसी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम होती है किसके अंदर, ऑडिट होटल के अंदर, जिसको अंदर क्या है कि कहीं ना कहीं उसको मिनिमाइज करना, उस लीकेज को करना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए एक होटल को क्या लगाने पड़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स का यूज करना पड़ता है। इसी वजह से होटल्स में इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स हमेशा हाई रहती है ताकि लीकेज को मिनिमाइज किया जा सके, पहला। अब जैसे ही होटल्स के अंदर एक खासियत क्या होती है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें 1 महीने का वेट करना, मेरी स्टोरी सुन लेना, बस स्टोरी लिख के आनी पेपर में। और जब भी इनको मिनिमाइज करना होगा और अगर हम 1 महीने के ऊपर जाके रिकॉर्ड बनाएंगे और 1 महीने बाद रिकंसिलेशन करेंगे, तब तक तो लीकेज जो होनी होगी वो हो चुकी होगी। इसी वजह से होटल्स के अंदर क्या फॉलो किया जाता है, वीकली ट्रेडिंग अकाउंट्स का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि आप महीने बेसिस पे अकाउंट्स नहीं मेंटेन करोगे, वीकली बेसिस पे मेंटेन करो। जब आप वीकली ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा इस महीने के अंदर कुछ भी कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे आप क्या चेक करोगे, हर वीक को बेसिस पे आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे और देखोगे कौन से वीक में डेविएशंस वगैरह ज्यादा आ रही हैं। जहां पे आपको लगेगा डेविएशन ज्यादा है, वहां पे आप चेक कर लो कि हमारे कंट्रोल ने काम क्यों नहीं किया, क्या एक्सप्लेनेशन है उसकी, क्या पे चोरी हुई है या नहीं हुई है, ये आपको क्लियरली निकल के आ जाएगा। दिस इज योर नंबर 1 पॉइंट विच इज हाईली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर आंसर, ठीक है। तो बेस्ट वे टू अवॉइड और डिटेक्ट लीकेज, वीकली ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, हर किसी की हर वीक की प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो और देखो किस वाले में मेरा प्रॉफिट गिरा, जहां पे आपका प्रॉफिट में डेविएशन आई है आपने देखना है एनी डेविएशन, क्या कोई डेविएशन आ रही है तो आपने एक्सप्लेनेशन obtain करनी है उसकी कि भाई किस वजह से आ रही है। ये ऑर्डर को चेक करना होता है पहले पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि किचन वाले बंदे अलग होते हैं, रिसेप्शन अलग होती है, और किचन वाले लोगों का कोई रेफरेंस वाला बंदा आके मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके खा जाएगा, होटल में खा जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो ऐसे अलाउड ही नहीं है कि कोई भी बंदा ऑर्डर दे सकता है। सबसे पहले क्या होगा, हमेशा हर रेस्टोरेंट के अंदर एक चीज होती है, बिल के ऊपर क्या, बिल के साथ में क्या जाएगी, एक KOT जाएगी, किचन ऑर्डर टिकट जिसको बोला जाता है। ये इंटरनल कंट्रोल का बेस्ट मेथड है किसके अंदर, होटल के अंदर। आप किचन ऑर्डर टिकट जब तक रेज नहीं होती है रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनना अलाउड ही नहीं होता। तो जैसे ही KOT आएगी रेस्टोरेंट में आप खाना तभी बनाना शुरू करोगे। तो ऑर्डर किसी का भी आएगा पहले KOT जाएगी फिर रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर जाएगा, KOT नहीं तो खाना नहीं बनना चाहिए, यही ऑर्डर को चेक करना होता है, ठीक है सर जी। फिर उसके बेसिस पे खाने के बिल पे GST अलग होता है, रूम के बिल पे GST अलग होता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से देख लेना भाई, टैक्स जो कलेक्ट वगैरह करा है सही तरीके से करा या नहीं करा, और प्रॉपर अथॉरिटीज को जमा करा दिया या नहीं करा दिया। ये भी इंटरनल कंट्रोल का छोटा सा पॉइंट एक इसके अंदर याद रखना है। और आपको देखना है कि अब ओवरऑल तू देख और बता तेरे को क्या लगता है कि कुछ भी इंटरनल कंट्रोल के अंदर वीकनेस वगैरह आ रही है। अगर तेरे को ऊपर वाले एरिया में कहीं भी लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है तो मतलब वीकनेस आ रही है, और जो अगर वीकनेस तेरे को लगती है वो मटेरियल वगैरह है, और अगर उसके बेसिस पे तेरे को सही तरीके से एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं मिली तो चुपचाप जाके इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड रिपोर्ट कर दे। ये हमारे को एज एन ऑडिटर सारी गाइडलाइंस हमारे को किसने दी हैं, इस चैप्टर के पहले नंबर वाले पॉइंट ने क्लियरली बताया है। ये सारी 3 से 4 बातें इंटरनल कंट्रोल्स की हैं, और लास्ट में आपको 1 नंबर का लिख के आना है कि आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट देना भी अलाउड है अगर आपको मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वगैरह नजर आ रही हैं और वो अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती आपको। तो ये सारी की सारी बातें, टोटल 3 बातें थी, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में सिंपल है सर, रूम सेल वगैरह होगी हम उसको चेक करेंगे, रूम का रजिस्टर होता है, और इनके कौन को काम आते हैं मैंने बताया था, हाउसकीपर की डेली रिपोर्ट काम आती है, आज जाके कौन सा कमरा साफ किया, कितने कमरे साफ किए, इसका मतलब है उतने रात को कितने कमरे चढ़े हुए थे। इसके बेसिस पे आप क्या निकाल लेते हो, चेक कर लेते हो कि कितने कमरों की बुकिंग होनी चाहिए थी मेरी बुक्स में, और उससे आप ऑडिटर को क्या मिल जाता है, प्रॉपर आइडिया मिल जाता है, कुछ छुपा तो नहीं रखा। बाकी गेस्ट के रजिस्टर से आप क्या कर सकते हो, बाद में से रिकनसाइल करके देख सकते हो, सिंपल था। बैंक्वेट की बुकिंग हुई होगी तो बैंक्वेट की बुकिंग को अपने अलग तरीके से स्पेशल पार्टीज वगैरह में बड़ा बड़ा डिस्काउंट भी दिया जाता है, उसको अच्छे तरीके से क्या कर लेना,
एनालाइज कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट रूम्स एंड बुकिंग्स। इन्वेंट्रीज, क्योंकि वहां पे फूड एंड बेवरेजेस हाई क्वांटिटी में रखी जाती है, तो जिस बंदे के पास भी रखी जाती है उसको प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर एक लॉक होना चाहिए। उस लॉक की अथॉरिटी किसी गिने चुने दो एक बंदों के पास ही होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल मैनेजर वगैरह के पास होनी चाहिए। अनऑथोराइज एक्सेस करना वहां पे अलाउड नहीं है, ट्रस्टेड पर्सनल का जाना ही वहां पे अलाउड होना चाहिए। ये सारी बातें यहीं पे लिखी हैं, अच्छे से देखोगे तो दिख जाएंगे। ठीक है भैया, पॉइंट कौन सा लिख के आना इन्वेंटरीज में? लॉक वाला पॉइंट बता देना बस। ठीक है, वैल्यूएशन वगैरह इन्वेंट्री की वैसी ही होती है जैसे हम सारी चीजों की वैल्यूएशन वगैरह करते हैं। तो क्या ऑर्डर को इस केस में फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। चलिए जी, फिक्स एसेट वही है कि कोई भी रेनोवेशन रेनोवेशन वगैरह हुई है बड़ी बड़ी तो कॉस्ट में जाएगी, और छोटे छोटे खर्चे एडवर्टाइजमेंट वगैरह वाले के हुए हैं तो किस में चले जाएंगे? रेवेन्यू में चले जाएंगे। इसकी सेग्रीगेशन मुझे नजर आनी चाहिए। यहाँ पे वर्ड दिया मेजर ऑल्टरेशन, हम बोल सकते हैं कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, वन एंड द सेम थिंग। कैजुअल लेबर, यहाँ पे सबसे बड़े लोग प्रॉब्लम कौन से वाले लोग करते हैं? दिहाड़ी वाले लोग। तो जो कैजुअल लेबर वाले आप लोग बुलाते हो और कोई बंदा आपको ग्राहक लेके आता है और वो आपसे 500-700 रुपए ले जाता है ऐसी कैश के अंदर कि हाँ मैंने तो को 3,000 का कस्टमर लाके दिया, उन लोगों के ऊपर क्या नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और बाद में आप बोल देते हो सर कैजुअल लेबर का बड़ा खर्चा होता है, और एक अमाउंट आप बहुत मोटी दिखा देते हो अपनी पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर कैजुअल लेबर के नाम से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑडिटर कहता है भाई इसका कुछ करो। तो उसके लिए क्या होने चाहिए? बढ़िया इंटरनल कंट्रोल्स आपके पास लगे होने चाहिए, ताकि उससे आप ये जो अमाउंट आप ले रहे हो ये फ्रॉड वगैरह में ना जा रही हो। मुझे बेसिकली फ्रॉड वगैरह होने से बचाना है। तो इस केस में हम लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप बेटर वे से फ्रॉड, ये जो कैजुअल लेबर है इसकी हैंडलिंग कैसे कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी कैजुअल लेबर आएगी, आप उनके कूपन बना दो, एक बंदे को 10 कूपन दो कि भाई तू आएगा, जैसे तू एक कस्टमर लाएगा एक कूपन मुझे दे जाइए, तेरा कम हो जाएगा, तेरे पास 9 रहने चाहिए, और शाम को आके जितने कूपन तेरे पास बचे वो तो रिकॉर्ड करवा के चला जाइए, अगले दिन आके उतने ले जाइए, ताकि रिकॉर्ड रहे। एक बंदा 5 बार 5 ग्राहक लेके आया था और इतनी कमीशन लेके गया तो आसान हो जाएगा। तो फ्रॉड से बचाने के लिए हमें सुझाव देने पड़ते हैं। मतलब पॉइंट किसका है? इंटरनल कंट्रोल्स का है। लास्ट में ट्रैवल एजेंट एंड शॉप वाले लोग होते हैं जिनके साथ में याद रखना, पहले पेमेंट एमएमटी के पास जाती है, फिर एमएमटी से पेमेंट होटल के पास जाती है। यही चेक करना होता है कि आपने होटल ने रिसीव कर लिया या नहीं कर लिया, और बाद में उसको कमीशन दिया या नहीं दिया। पहले कमीशन नहीं देने का, पहले पेमेंट लेने का, फिर कमीशन देने का। दिस इज ऑल अबाउट होटल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था मेरा? इंटरनल कंट्रोल्स वाला। क्या बात क्लियर है? जल्दी से बता दो अब। यस यस, बढ़िया। ऑडिट ऑफ फोटो, जैसे हॉस्पिटल की बात आएगी कोई नई चीज नहीं मिलेगी आप लोगों को। सर पेशेंट का रजिस्टर उठाओ, उनसे कैश आया होगा वो देखो, जब तक वो हॉस्पिटल में कितने नंबर ऑफ डेज रुके हैं उसके बेसिस पे पर डे की कैलकुलेशन ऑफ द बेड्स निकाल लो, उनसे ले लो। ठीक है ना? कोई भी अगर आपने कोई भी रेंटल वगैरह पे केमिस्ट्री केमिस्ट वगैरह को शॉप दे रखी है, उनका रेंटल का बिल ले लो। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमेशा इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट कहीं भी लिख सकते हो, उससे डिविडेंड या इंटरेस्ट आपके पास आता है, उसकी कैलकुलेशन देख लो। कोई डोनेशन आपने ले रखी है सरकार से एज एन हॉस्पिटल, वो अलग से दिखनी चाहिए। ऑथोराइजेशन एंड सैंक्शन यहाँ भी यूज होता है, वो भी दिखना चाहिए। उसके बाद आपका ग्रांट भी आती है तो टीडीएस वगैरह कटता है, अगर कट गया है और आप एग्जाम्पट वालों में आते हो तो अपने टीडीएस वापस ले लेना होना चाहिए। लास्ट में आपने इन्वेंटरीज वगैरह सही तरीके से रिकॉर्ड करी है, सब कुछ इंटरनल चेक वगैरह देख लोगे नॉर्मल तरीके से, तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट से आपका आंसर पूरा का पूरा बन जाएगा। तो हॉस्पिटल्स वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। ठीक है, उसके बाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें किससे फीस आती है? सर स्टूडेंट से फीस आती है। तो स्टूडेंट की फीस का क्या होता है? रजिस्टर होता है। आप उनका रजिस्टर देखो, वो इंटरनल चेक्स देखो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है अमाउंट्स की या नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में अगेंस्ट उसके काउंटर फॉइल दिया जाना चाहिए, मतलब जो भी आप पैसा लो उसकी रिसीट दो। आपने रिसीट दे दिया, अगर आपने एडवांस लिया तो आपने एडवांस की अलग से बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जाके क्या होगी? डिसबर्स होगी। अगर कुछ अमाउंट ऐसा है जो आपको लगता है अभी रिकवरेबल नहीं है, वो वापस नहीं आएगा, बंदा चला गया, आपने उसको राइट ऑफ सही से किया होना चाहिए। ठीक है जी, सारा का सारा पैसा जो पहले नंबर पे फीस के साथ में आता है वो कहां पे जाता है? सर कैपिटल फंड के नाम से शो किया जाता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के पास में या तो ग्रांट होती है या फिर स्टूडेंट की फीस से आया हुआ पैसा होता है, दोनों मिला के क्या बनती है? कैपिटल बनती है। कोई भी लेट फीस वगैरह आएगी, उसकी पेनल्टी वगैरह होगी, वो सारी भी दिखनी चाहिए। और अगर आपने हॉस्टल की सर्विस देते हो तो हॉस्टल के ड्यूज भी आपको प्रॉपर तरीके से क्या करने चाहिए? दिखाने चाहिए। दीज आर ऑल पॉइंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स जो आपको किसके बारे में याद रखने होते हैं? एक अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में याद रखने। बाद में किसके पॉइंट डालने हैं? वही आप डोनेशन रिसीट ग्रांट्स लेते हो तो उसका ध्यान से कर लेना। एक्सपेंडिचर वगैरह करते हो किस पे करती होगी? पीएफ वगैरह काट के देती होगी, रेनोवेशन वगैरह कराती होगी, उसको देख लेना। एसेट एंड लाइबिलिटीज आप प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते होगे, इन्वेंट्री वगैरह उसको चेक कर लेना। आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं, जो भी आपके ऊपर लगते हैं, किसके ऊपर, जो भी आपके इंस्टीट्यूट एक्ट के लगते हैं वो ध्यान से फॉलो कर लेना। दैट इज ऑल द सिंपल पॉइंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ऐसे ही एक क्लब्स वाला बिल्कुल सिंपल आएगा। क्लब में याद रखना, डांस वाला क्लब की बात नहीं कर रहा, गोल्फ क्लब की बात कर रहा, ताकि पॉइंट्स बन जाए। मेंबर के ड्यूज आएंगे, एनुअल मेंबरशिप आएगी, सब्सक्रिप्शन आएगी, मेंबर्स का खाना आएगा, इन्वेंट्री आएगी, उनका लॉन्च का एक्सेस आएगा, और उसके लिए आप परचेज वगैरह करते हो, इन्वेंट्री वगैरह, ये सारे पॉइंट मिला के आपके आंसर इजीली बन जाते हैं। ठीक है, उसमें ध्यान रखना बस ये वाली बात। सर एक ऑडिट ऑफ सिनेमास की बात थी, इसके अंदर भी इंटरनल कंट्रोल पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इसके अंदर पढ़ा अभी हमने होटल्स के अंदर पढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टिकट जाती है, तो इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट आ जाता है। सर टिकट ध्यान से देखना कि
सेगमेंटेड टिकट्स होनी चाहिए, ऑर्डर अलग अलग होना चाहिए, हर रोज की सीक्वेंस अलग अलग होनी चाहिए, जो करंट बुकिंग्स आती है वहां पे वो अलग होनी चाहिए, जो ऑनलाइन बुकिंग आनी चाहिए उसका सीक्वेंस अलग होना चाहिए, और सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। सेम क्लास की सेम डे पे आपको इशू करनी है, किसी और डे पे इशू नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें ध्यान रख लेना। एडवांस में बुकिंग होती है तो उसका सेपरेट, हर चीज की सेपरेट सीरीज होनी चाहिए। जो वहां से बंदा लेने आ रहा है काउंटर से उसकी अलग, जो एडवांस बुकिंग करा रहा है, जो बुक माई शो से करा रहा है, वो सारी बुकिंग की सीरीज अलग अलग होनी चाहिए ताकि सेग्रीगेशन बनी रहे। फिर आपको उसको क्या करना है, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को दे देना होता है। जब एक मूवी खत्म हो जाती है, मतलब जिसकी टिकट बंद हो जाता है काउंटर, जब जाके आपने किसको देना होता है, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को दे देना होता है। फिर वो बताता है स्टेटमेंट्स ऑफ टिकट कितनी सोल्ड हुई है वो बनाएगा, कितने फ्री पासिस गए हैं वो बताएगा, कितनी सेल ऑफ टिकट्स हुई हैं उसके बेसिस पे डेली की स्टेटमेंट बनेगी। उस पे जो टैक्स लगेगा, एंटरटेनमेंट टैक्स नाम की चीज भी आती है, वो भी चेक कर लेना। और एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने जो पहले करी होंगी, पहले मूवी चलाने से पहले, उसको ध्यान से देख लेना, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से चलनी चाहिए वो। फिर आप देख लेना कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह अगर आपने करा है टोटल, उसको मेंटेन करने के लिए उस पर खर्चा। और आपके पास एक रेस्टोरेंट होता है जो महंगे महंगे पॉपकॉर्न बेचता है, उसको भी आप ध्यान से देख लेना, वो आपकी रेस्टोरेंट इनकम आ जाती है। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को, बड़ी मूवी होती है तो आपने डेफिनेटली उनको पहले एडवांस दिया होगा, उस एडवांस की कैलकुलेशन भी मैं चेक कर लूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस गया कितने अमाउंट का गया, कितने अमाउंट का नहीं गया। दीज आर ऑल द पॉइंट्स फॉर द मेन मेन कंसेप्ट ऑफ अदर वाले ऑडिट एरियाज, जो आई थिंक मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। ऑल गुड। बता दीजिए कैसी कैसी फीलिंग आ रही है।